प्रणाम। हाँ नमस्कार, जय परशुराम। कैसे हो? अच्छे हो? बिल्कुल अच्छे हैं। और कौन? देखो पंडित जी आने वाले हैं अपने को आशीर्वाद देने। बहनों जी, पंडित जी पधार रहे हैं मीटिंग में महिला प्रकोष्ठ को आशीर्वाद देने के लिए। जी 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 बिल्कुल आ रहे हैं। इतनी जोर से तालियां बजाना सब मिलके, मैं इधर से सबका खोल दूंगी माइक। पहली बार दर्शन होंगे उनकी बातों को तो। बिल्कुल। हाँ अपन तो मिले हुए हैं, अपन तो साथ थे उनके। अपन तो मिले हुए हैं। हाँ नहीं जो मिलेगी। हाँ खुशी की बात है ना। नहीं है। और कौन है? और कौन है? सरकारी सबके दर्शन हो जाए। बजी मेरी आवाज आ रही है? बहुत जोरदार। नमस्कार नमस्ते जी, नीलम जी। नमस्ते नमस्ते जी, कुलदीप जी। स्मार्ट लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो, ये कह रही हूँ स्मार्ट लग रहे हो। अध्यक्ष जी पधारने वाले मीटिंग में। जय परशुराम जी। अध्यक्ष महोदय पधार रहे हैं हमको आशीर्वाद देने। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हाँ खुशी की बात है ना। नमस्कार। अरे अनम्यूट करो। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? प्रणाम हेमानी जी, नमस्कार। अनम्यूट करो अरुणा जी। अरुणा जी चतुर्वेदी अनम्यूट करो। अनम्यूट करो आप लोग। आवाज नहीं नहीं, आपकी आवाज जा रही, मेरी जा रही। वो नहीं, वो तो उनकी तो आ रही चतुर्वेदी होता थोड़ा। बहनों परिचय देती जाए, अपना अपना नाम बोलती जाए। जी विजयलक्ष्मी पारा सर। हाँ अब तो अरुणा जी नमस्कार। अध्यक्ष अजमेर शहर राशन ब्राह्मण महासभा। जी हाँ बोले। अरुणा जी नमस्कार, मैं दिखाई दे रही हूँ? हाँ आप दिखाई दे रही है। देखिए बहनों 2:20 पे पंडित जी पधार जाएंगे, आप जल्दी जल्दी परिचय दें अपना। आशा जी अजमेर से आभा पारिशर। नमस्कार आभा जी। हाँ नमस्कार अंजना शर्मा। हाँ कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा। कैसे हो? गुड आफ्टरनून। बढ़िया बिल्कुल अच्छे। अरे यार सब बना जय परशुराम बोलो, नमस्कार नहीं। हाँ जय परशुराम। हाँ नमस्ते जी, रेखा जी। हाँ मैं बूंदी से रेखा जोशी। नमस्कार मैडम, जय परशुराम। जय परशुराम, जय परशुराम। प्रदेश उपाध्यक्ष बहनों। मैं श्रीमती रेखा जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा। इनका हो गया अंजना जी, इनका हो गया। निर्मला जी अजमेर से। निर्मला जी, निर्मला जी नमस्कार। आवाज नहीं जा रही। इनका हो गया, आशा जी का। हाँ हो गया, कुलदीप जी का। सुमन जी, हेलो सुमन जी। सुमन जी का आवाज नहीं आ रही। हेलो सीमा जी। सीमा जी नमस्कार, आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। भाई साहब अनूप जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अनूप जी उनका म्यूट है, अनूप जी को अपना माइक खोल लीजिए प्लीज। अनूप जी। हाँ अनूप जी। ये कौन है? अरुणा जी है ये, बूंदी से। अच्छा अरुणा चतुर्वेदी। अरुणा जी तो ये नहीं। अच्छा तो फिर। और रंजना जी, रंजना जी नमस्कार। रंजना जी जय परशुराम। हाँ जय परशुराम, नमस्कार। कैसी हैं आप? हाँ आपका नाम नहीं आ रहा बहन। मैं रंजना पुरोहित, अवध भट्टा, राजस्थान से। मतलब सबका परिचय जाएगा। नमस्कार अरुणा जी। दीदी मेरी आवाज आ रही है? निर्मला शर्मा की आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ निर्मला शर्मा, विजयनगर। हाँ आपकी आवाज आ रही है। नेहा जी और स्नेहा जी दोनों आ गई हैं।
नेहा जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जय परशुराम। जय परशुराम जी की मैम। स्नेहा जी। जी मैडम नमस्ते। आपका वीडियो नहीं दिखाई दे रहा, आवाज तो आ रही है दोनों का, स्नेहा जी का भी, नेहा जी का भी। बंद कर रखा है भाई ऐसा ना करें, शक्ल तो दिखाएं। नमस्ते मैडम। नहीं, शक्ल नहीं दिखाई दे रही मुझे। प्रियंका जी ना, ज्योत्सना जी, प्रियंका जी, वीडियो नहीं आ रहा आपका। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नेहा जी नहीं आ रही कैसे फोटो। हो आप? नमस्ते। आपकी फोटो नहीं आ रही किसी की भी। प्रियंका शर्मा गुड़गांव से। नमस्ते। हाँ नमस्ते। हेलो। हाँ हाँ हेलो। हाँ आप लोगों की नमस्कार फोटो दीदी, चारों की मैं आ रही है। अनुपमा। हाँ हाँ अनुपमा जी। नमस्कार दीदी, मैं अनुपमा नागौर नमस्कार। से। हाँ अनुपमा जी की कहाँ है हाँ फोटो जी। इसमें? अच्छा इधर है, उधर देते हो, इधर करो नमस्कार। अच्छा यार इनके हुए, इनके नई इंट्रोडक्शन हुए ना। ये कौन है? प्रियंका शर्मा जी। हाँ प्रियंका जी को दिखाएंगे गुड़गांव से। और आशा जी के हो गया हाँ इंट्रोडक्शन। और ये बच्चे कौन है? ये तो प्रियंका जी है, प्रियंका शर्मा जी। हाँ जी महामंत्री जी बोलिए। सुमन जी, सुमन शर्मा जी। मैं आपको आज तक एजेंडा बता देती हूँ जब तक पंडित जी तशरीफ लाए। आज की ये जो हमने महिला प्रकोष्ठ की मीटिंग बुलाई है, एक तो हमारी जो साथी हनुमान साई जी चोटिया, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष और वरिष्ठ सदस्य राजस्थान ब्राह्मण महासभा के संगठक, उनकी जो अकाल मृत्यु हुई है उससे राजस्थान ब्राह्मण महासभा को बहुत धक्का लगा है। हमारे जयपुर के पूर्व अध्यक्ष वैद्य जी, उनकी मृत्यु से पूरे जयपुर शहर को बहुत धक्का लगा है, महासभा को। इसी तरीके से हमारे बहुत से साथी जो दिवंगत हो गए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये मीटिंग रखी गई है। और दूसरा जो इसका मुद्दा है वो आज जो पेंटिंग प्रतियोगिता बच्चों की हुई है, उन बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए रखा है। जो बच्चे आए हैं आपके साथ उनका आप इंट्रोडक्शन कराइएगा। तीसरा सब्जेक्ट जो रखा है, हमारे बीच में बहुत से अविवाहित युवक युवतियां आए हैं, उनका परिचय कराना है। और तीसरी जो इसमें फोर्थ जो मीटिंग का मुद्दा है वो है ब्राह्मण समाज में युवक युवती के विवाह की बढ़ती हुई आयु। ये 4 मुद्दे हैं। तो जब तक पंडित जी तशरीफ लाए, मैं बहन अंजना शर्मा जी आई हुई है, उनसे कहूंगी वो श्रद्धांजलि में 2 शब्द कहें हनुमान साई जी चोटिया के लिए। अंजना जी, अंजना शर्मा जी। यस, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बोलिए। हाँ आ रही है ना? हाँ आ रही है। राजस्थान ब्राह्मण महासभा की महिला संगठन की जो मीटिंग रखी गई है, और इसमें मैं आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय अरुणा जी, हमारी अध्यक्ष महोदया का, कि आज इतनी सारी बहनों के दर्शन हमें एक साथ करने का मौका मिलेगा। और आदरणीय हनुमान साहय जी चोटिया जो आज हमारे बीच में नहीं है, दिवंगत हो गए हैं, मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। क्योंकि आदरणीय हनुमान साहय जी चोटिया जी के साथ मेरे करीब 30 साल पुराने रिलेशंस थे, और हमेशा उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। उनकी प्रेरणा से मैंने राजस्थान ब्राह्मण महासभा ज्वाइन की, और हमारे खांडल समाज के वो एक कोहिनूर ही थे संगठन को बनाने में, चाहे वो राजस्थान ब्राह्मण महासभा हो, चाहे वो खांडल विप्र महासभा हो। उन्होंने गांव गांव ढाणी ढाणी जा जाकर वो शाखा सभाओं का गठन किया। और राजस्थान ब्राह्मण महासभा को तो ये बहुत बड़ा नुकसान है कि आदरणीय भवन लाल जी शर्मा साहब जो हमारे प्रेरक हैं, हमारे राजस्थान ब्राह्मण महासभा की एक आत्मा है, उनके साथ वो एक बड़े छोटे भाई की तरह, बड़े भाई की तरह हमेशा साथ में रहे, और ब्राह्मण महासभा को उन्होंने पोषित किया। जगह जगह उन्होंने अपना काम किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, बड़े दुख की बात है। और मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ अपनी ओर से, वो जहाँ भी रहे हमें अपनी आशीर्वाद और अपने ब्लेसिंग हमें देते रहे। क्योंकि
ऐसे महामानव बहुत कम आते हैं जिन्होंने संगठन को ही अपना माना। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी कमी हमें हमेशा जीवन भर रहेगी, लेकिन वो उनकी आत्मा ब्राह्मण महासभा को, खांडल समाज को हमेशा आशीर्वाद देती रहेगी और भगवान के चरणों में उन्हें स्थान मिले, ऐसे की ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ और परिवार को मैं सांत्वना व्यक्त करती हूँ। जय जय। हमारे बीच में भाई रामावतार जी हेमानी आए हुए हैं, जो कि राजस्थान ब्राह्मण महासभा के कोषाध्यक्ष हैं। मैं उनसे कहूंगी कि वो 2 मिनट श्रद्धांजलि। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेमानी जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आ गई? अब आ गई, हाँ जी। नमस्कार, नमस्कार बहन अरुणा जी। नमस्कार। आज हम उस आदमी की को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं जिसके बारे में शब्दों में कोई बात नहीं कही जा सकती, और एक ऐसी महान आत्मा जिनके साथ में 40 साल तक जुड़ा रहा, समाज में उनके साथ 40 साल तक कदम से कदम मिला के काम करता रहा। हर क्षेत्र के अंदर उनके जैसा संगठन करता मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं उनके बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा संस्मरण जो मेरे दिमाग में है कि एक बार वो एक सागर सभा बनाने किसी गांव गए थे। वहां शाम हो गई, रात हो गई, सागर सभा बना के और अध्यक्ष बना दिया, सब लोग धीरे धीरे चले गए। अब किसी ने उनसे ये नहीं कहा कि साहब आप कहाँ रुके हुए हो, क्या रुके हुए हो, तो क्या करे। एक चबूतरा था, उनके साथ वो एक आदमी और गया हुआ था, वो दोनों उस चबूतरे पे सो गए। अब सुबह जब गांव वालों ने देखा कि चोटिया जी तो रात को यहाँ पे चबूतरे पे अकेले भूखे प्यासे सोए हुए हैं, बड़ी ग्लानि महसूस हुई। लेकिन उनकी महानता देखो कि उन्होंने फिर भी है जो किसी प्रकार का क्रोध नहीं, किसी प्रकार का कोई शौक नहीं, और अपनी शाखा सभा बना के आ गए। तो ऐसी महान व्यक्ति थे जिनके संगठन के प्रति एक ऐसी जागरूकता थी। उनके जैसा संगठन करता मैंने अपनी जिंदगी में दूसरा देखा नहीं। अभी राजस्थान ब्राह्मण महासभा के अंदर वही एक ऐसे आदमी थे जिनको आप किसी भी जिलाध्यक्ष का नाम पूछ लो, किसी भी खंड इकाई के बारे में पूछ लो, खंड इकाइयां हैं क्या है, सारी जानकारी उनको रहती थी। खुद पंडित जी कई बार उनसे पूछते थे तो वो तुरंत जवाब दे देते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, इसका हमें बहुत 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 ज्यादा शौक है। बहुत आज चांस की बात है कि आज हम जूम मीटिंग में उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और आज ही उनके पगड़ी का दस्तूर है जिसमें शाम को पारस सर जी, मेरा और सुरेश जी का जाने का भी प्रोग्राम है। तो मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देने के अलावा और क्या सकता हूँ। बहनों भाइयों, हमारे बीच में राजस्थान ब्राह्मण महासभा युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भाई मधुसूदन शर्मा जी भी पधार गए। उनको नमस्कार करती हूँ। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। जयपुर से कोई बहन आई है? जयपुर से ज्योति शर्मा जी, वैद्य प्रभु दयाल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए जयपुर से कोई भी बहन तो बोल सकती हैं। नहीं आई है। मैं जयपुर की तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पित कर देती हूँ। जयपुर महिला प्रकोष्ठ की तरफ से वैद्य प्रभु दयाल जी शर्मा से मेरा 30 साल से संबंध था। 1990 में जब मैं चुनाव लड़ी जयपुर ग्रामीण से, तो वो मेरे क्षेत्र के मतदाता थे और मेरे उनके पारिवारिक संबंध थे। उसके बाद उनसे लगातार मुलाकातें होती रही। आखिर में 2 साल पहले भी उनसे मुलाकात हुई। जयपुर में राजस्थान ब्राह्मण महासभा को बढ़ाने में, प्रोत्साहन देने में उनका और उनके पूरे परिवार का उल्लेखनीय योगदान रहा है। आज इस जूम मीटिंग के जरिए हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको सत सत नमन करते हैं। भाई साहब आप बोलेंगे मधुसूदन जी पहले या बहनों को बुलवाऊं? भाई साहब, मधु जी। हाँ दीदी आप बुलवाएं। अच्छा, श्रद्धांजलि चल रही है पहले, उसके बाद फिर आप श्रद्धांजलि करना चाहिए युवा प्रकोष्ठ की तरफ से, तो आप बोले। हाँ। जो भी दिवंगत हुए हैं महासभा के लोग, जिलों में, प्रदेश में, सबके लिए। मैं पूरे युवा प्रकोष्ठ राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वैद्य प्रभु दयाल जी
वैद्य हनुमान साहिब चोटिया जी, हमारे जोरी साहब की मदर गोविंद जी की, सबको श्रद्धांजलि देता हूँ। राजस्थान ब्राह्मण महासभा वैद्य हनुमान साहिब चोटिया जी को श्रद्धांजलि देते हैं। मैं चोटिया जी के साथ पूरे प्रदेश में गया। हम दोनों साथ गाड़ी में कभी जालोर, जैसलमेर, पाली, भरतपुर साथ जाया करते, बड़े विनम्र, और रास्ते में पूरे दिन ब्राह्मणों की बातें, पूरे प्रदेश की बातें, संगठन की बातें मेरे से शेयर किया करते, और चने और ये साथ रखते थे। मैंने कहा अपने चाय पियेंगे रास्ते में? बोलो बढ़िया सो ढाबो देकर चाय पिया ला, मैं चना खा ली उनसे। तो हमने पूरे प्रदेश में, मैंने उनके साथ जाने का सौभाग्य मेरे को मिला। संगठन की एक एक बारीकियां मैंने उनसे ली। उन्होंने पूरे संगठन के बारे में मेरे को एक एक बातें बताई। अपना संगठन कहाँ मजबूत है, कहाँ कमजोर है, कौन से जिले में क्या चल रहा है, किस जिले में क्या हो रहा है, आपकी युवा कार्यकारिणी को कैसे बनाना है, किन किन लोगों को साथ जोड़ना है, प्रदेश कार्यकारिणी, संगठन के जो सीनियर कार्यकारिणी जिलाध्यक्ष हैं उनके और युवा प्रकोष्ठ के बीच तालमेल कैसे रखना है। मैं चोटिया जी को बहुत याद करूंगा और महासभा बहुत याद करेगी, जो इस संगठन के अंदर एक वट वृक्ष थे, और वट वृक्ष की जड़ें बहुत मजबूत थी। आज उन्होंने बहुत से पेड़ लगवा दिए। आप और हम जैसे ये पेड़ ही हैं, जो उनकी शाखाएं हैं, जो आज कार्य कर रही हैं। तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो हमारे राजस्थान ब्राह्मण महासभा के दिवंगत जो पदाधिकारी गए, उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। नमस्कार। इसी क्रम में जोधपुर के हमारे रामेश्वर जी शर्मा, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो महासभा के पदाधिकारी थे। बहनों, पंडित जी हमारे बीच में तशरीफ ला रहे हैं। मैं उस समय सबके माइक खोल दूंगी, गड़गड़ाहट के साथ, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ आप लोग स्वागत करेंगे। आप, हमारा सौभाग्य होगा कि आप लोग पंडित जी के दर्शन करेंगे। बहुत से लोग मिले नहीं है। जब तक पंडित जी तशरीफ लाए, मैं भाई विष्णु जी गौड़ से कहूंगी कि वो 2 शब्द श्रद्धांजलि में कहें। भाई विष्णु जी गौड़ आए ना? विष्णु जी आए। विष्णु जी आए हैं? विष्णु गौड़ जी, भाई विष्णु गौड़ जी, आवाज मेरी जा रही है? भाई कुलदीप शर्मा जी भी तशरीफ लाए हैं, प्रदेश महामंत्री राजस्थान ब्राह्मण महासभा। और भाई विष्णु गौड़ जी, राजस्थान ब्राह्मण महासभा के कुलदीप जी, वरिष्ठ पदाधिकारी वैद्य हनुमान साहिब जी चोटिया, प्रभु दयाल जी, ओपी शर्मा जी, अन्य जिला और शाखाओं जो भी जी जिनका निधन हुआ, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। राजस्थान ब्राह्मण महासभा की तरफ से वैद्य हनुमान साहिब जी चोटिया ने गांव गांव, ढाणी ढाणी घूम घूम के संगठन को बहुत मजबूत किया। और वो जहाँ भी जाते थे, चना और घूंगड़ा साथ में रखते थे अपने, कि पता नहीं कहाँ खाना मिले या नहीं मिले। और एक एक वर्ग को मिला के गाँव गाँव ढाणी संगठन को बहुत अच्छी तरह से मजबूत किया। मैं उनके साथ 20 साल से एक बच्चे की तरह मेरे खूब उन्होंने सिखाया संगठन के बारे में। बहुत बहुत सादर नमन। और राजस्थान ब्राह्मण महासभा के और ब्राह्मण बंधु जो भी राजस्थान में इस महामारी की वजह से जिनका निधन हुआ है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे बीच में हमारी महिला प्रकोष्ठ की प्रमुख महामंत्री बहन सुमन शर्मा जी मौजूद हैं। सुमन शर्मा जी दिवंगत ओपी शर्मा साहब की भांजी हैं। मैं सुमन जी से कहूंगी श्रद्धांजलि में 2 शब्द कहें। सुमन शर्मा जी भादरा से। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है सुमन जी, आवाज नहीं, अनम्यूट करें। जय परशुराम। मैं डॉक्टर सुमन शर्मा, राजस्थान ब्राह्मण महिला प्रकोष्ठ मुख्य महासचिव। जो भी कोरोना काल में हमारे प्रदेश अधिकारी जो भी दिवंगत हुए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके इस दुख की घड़ी में वो उनके सहने की दृष्टि। भाई विष्णु गौड़ जी, नहीं और श्रद्धांजलि में 2 शब्द जो कहना चाहें बोले। इधर से फिर सबकी फोटो नहीं आ रही है। विजय लक्ष्मी जी पाराशर अजमेर से, विजय लक्ष्मी जी बोलिए।
आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करें आपको, माइक खोलें आपका। आ रही है आवाज? हाँ आ रही, बोलिए। सभी को जय परशुराम। और हमारे आज जी मैं बोल रही हूँ जी, विजय लक्ष्मी पारासर, अजमेर शहर के अध्यक्ष जी। हनुमान प्रसाद जी चोटिया का हमें इतना दुख हुआ, और भी अपने कई भाई लोग अपने कोरोना काल में गए, बहुत दुख हुआ। और हमारे हनुमान प्रसाद जी तो ये तो अपने रघु जी का चुनाव हुआ था ना, तो वो बाबू जी के साथ नहीं आए, बाद में आए थे। और किशनगढ़ मिले जो इतने खुश हुए थे, 10 मिनट तक हमारे से बात करी उन्होंने। वहाँ मेरी बेटी को, मुझे दोनों को सम्मानित किया। उनके तो हमें याद आएगी। और अब हम उनके साथ, अब वो अपने को साथ लेके चलते थे, लेकिन अब उनकी यादों के साथ हमें आगे मिलके काम करना है। और अभी भी है ना, अजमेर में कोरोना काल में हम और अध्यक्ष अजमेर से सुदामा जी शर्मा, दो हम और सारी टीम मिलके अपने ब्राह्मण भाइयों के घर पे सामान पहुंचा रहे हैं हम। धन्यवाद। बहन निर्मला शर्मा जी आई है नागौर से। निर्मला शर्मा जी, नागौर अध्यक्ष। बहन किरण शर्मा जी आई हैं बूंदी से। किरण जी, किरण जी बोलिए। चोटिया जी के लिए आपका निकट संपर्क रहा है बूंदी वालों का। सभी को जय परशुराम। मेरी आवाज आ रही है? आ रही आ रही आ रही जी। मैं किरण शर्मा, महिला प्रकोष्ठ बूंदी, सभी को, आप सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं बड़ी दुखी हुई ये सुन करके कि हनुमान प्रसाद जी हमारे बीच नहीं रहे। बाकी और लोगों से मेरा इतना संपर्क नहीं रहा, लेकिन जो हनुमान जी 2-3 बार बूंदी आए और उन्होंने ही मुझे किसी पद की शपथ बूंदी आकर के दिलाई हमारी परशुराम वाटिका में जब बन रही थी। तो मुझे बड़ा हार्दिक दुख हुआ। और इस महामारी के बीच हमने जिन लोगों को खोया है, जिन्हें हम नहीं जानते या मैं मुख्य रूप से उनसे परिचित नहीं हूँ, फिर भी मेरी आत्मिक श्रद्धांजलि उन लोगों के लिए है। भगवान उनको अपनी चरणों में जगह दे और परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। जय परशुराम। जय परशुराम। और जो भी बहन बोलना चाहती हैं बोले, अनम्यूट कर ले बहन। रेखा जी, रेखा जी बूंदी से। सीमा जी। हाँ मैं बोल रही हूँ। मैं अच्छा रेखा जी बोल रही हैं, बोलिए रेखा जी। हाँ जी मैम जी बोले। हनुमान प्रसाद जी चोटिया को शत नमन। भगवान उनको सदगति प्रदान करें। वो बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के थे। वो आज से 6-7 साल पहले जब बूंदी पधारे थे, बूंदी वैसे वो 2-3 बार आ चुके थे, और उस टाइम जब मैं जिलाध्यक्ष थी तो उन्होंने ही हमारा शपथ ग्रहण समारोह उन्होंने ही कराया था। बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया था कि हमें कैसे पहले पत्र बनाने, लेटर बना के कैसे सबको देना है, सबसे साइन करवा के रखना है। मतलब इतने अच्छे तरह से उन्होंने एक एक बात पहले से समझाई और फिर हमसे उनसे उन्होंने काम करवाया। तो मतलब उनकी समझाने का तरीका इतना सहज सरल था कि आपको बात इतने अच्छे से समझ में आती थी, और बहुत प्यार से बात करते थे। ऐसे नहीं कि आपने कुछ पूछ लिया तो झिड़क गए, ऐसा कुछ नहीं था। तो उनके भगवान उनको सदगति प्रदान करे और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। शत नमन। हमारे बीच में बांसवाड़ा से बहुत दूर से बहन सीमा अधिकारी जी पधारी हैं, जो प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष हैं। बहन सीमा अधिकारी जी। सीमा जी मेरी आवाज आ रही है? सीमा जी, हाँ अब अनम्यूट कर लें आप। अनम्यूट। हाँ जी बोलिए। पंडित जी, मैं सीमा सीकर से बोल रही हूँ। बहनों पंडित जी, हाँ हाँ पंडित जी पधार चुके हैं। बहनों 2 मिनट के लिए मैं आपको रोकूंगी। पंडित जी हमारे बीच में आ गए। जगह फोन कर लो।
लोगों ने स्वामीनाथ का आयोजन किया। आप देखने आएंगे तो कलाकारों को प्रोत्साहन जरूर। क्या नाम है तुम्हारा? अब बात अच्छे से पढ़ाई कर। ये लो बेटा, तुम भी अच्छे से पढ़ाई कर। नमस्ते। एक टाइम था जब बीमा बाबू बहनों हमारे से पंडित जी तशरीफ जी पंडित जी तशरीफ ले आए। बहनों तालियों की गड़गड़ से स्वागत कीजिए। आदरणीय पंडित जी हमारे बीच में पधार गए। बहनों नमस्कार। नमस्कार बहनों, मैं आप सबकी तरफ से पंडित जी का दिल की गहराइयों से प्रणाम करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरदार साहब के विधायक, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, माननीय पंडित जी ने जो पद मुझे दिया और जिसकी वजह से महिला प्रकोष्ठ की इतनी बड़ी टीम राजस्थान में इकट्ठी हुई, आप सब बहनों के प्यार से, सहयोग से, जो कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में अनोखी है, उसके लिए हम पंडित जी का बार बार धन्यवाद प्रकट करते हैं। आज के दिन बहुत सी बहनों ने पंडित जी को कभी देखा भी नहीं है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप हमें 2 शब्द आशीर्वाद के दें ताकि ये बहनें इसी तरीके से आगे बढ़ती रहें। नमस्कार। अरुणा जी, सीमा जी और निर्मला जी, सभी बहनों को मेरी तरफ से धन्यवाद। अन्ना शर्मा, आज जो आपने कार्यक्रम रखा है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय में जो आपने गृह धर्म निभाया है, राष्ट्र धर्म निभाया है, कोरोना टाइम में जो आपने सेवा की है, उसके लिए मैं आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरी तरफ से आशीर्वाद देना चाहता हूँ। और आप इसी प्रकार समाज की सेवा करते रहें और समाज को आगे बढ़ाएं। ये पूरा देश है, ये पूरा जो अपना समाज है, सनातन समाज से महिलाओं पर निर्भर है, पुरुषों के भरोसे कुछ है नहीं, इसलिए मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी, हम सब लोग सर आपके अच्छे स्वास्थ्य की, दीर्घायु की, आपका हाथ हमारे सिर पे बना रहे, ऐसी शुभकामना मैं सबकी तरफ से करती हूँ। आपका सम्मेलन उस समय हो नहीं पाया, पूरा इंतजाम किया था, ये कोरोना पीछे पड़ रहा है, एक अच्छा सा सम्मेलन करो, बहुत बढ़िया इंतजाम होगा और कम से कम 1500 महिलाओं को इकट्ठा करके अच्छा प्रोग्राम रखो, चाहे देश में प्रदेश में एक अच्छा संदेश आए। जी सर, जी सर, आपके आशीर्वाद से सर बिल्कुल करेंगे और ये कोरोना हट जाए, बहुत जल्दी पूरा एक ऑल इंडिया का सम्मेलन बुलाएंगे सर। हाँ जी, ये कार्यकाल कैसा रहा आपका? क्या सर? ये कार्यकाल कैसा रहा आपका? कार्यकाल बहुत अच्छा रहा सर, व्यस्त रहा, मैं काम में लगी हुई हूँ, लगातार पत्रिका निकाल रही हूँ, बहनों के सहयोग से उसमें खूब सारी एक्टिविटी करा रहे हैं, डांस कंपटीशन करा रहे हैं, कभी ड्राइंग कंपटीशन करा रहे हैं, और आज हमने युवक युक्ति परिचय सम्मेलन भी रखा है, अविवाहित युवक युक्ति का परिचय सम्मेलन अभी रखा है इसी मीटिंग में, और परिचर्चा भी रखी है कि जी लगातार आपने सेवा की, इसी प्रकार को परिचय सम्मेलन के और निश्चित तौर से एक सामूहिक शादी का प्रोग्राम जो कोरोना हट जाता है उसके बाद में रखेंगे आपके महिलाओं के नेतृत्व में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद हमारे सिर पे बना रहे इसी तरह। ठीक है, मौज करो, मौज करो। धन्यवाद सर। वो खोलो माइक। बहनों, विष्णु गौड़ जी हैं हमारे बीच में, भाई साहब विष्णु गौड़ जी और सीमा जी बोल रही थी। बहन सीमा जी अपनी बात जारी रखें। बहन सीमा जी, हाँ सीमा जी बोल। आप अनम्यूट कर लें सीमा जी। जी मैम, मैं सीकर से सीमा पांडे। अच्छा सीमा जी, सीमा पांडे, अच्छा ठीक है जी। मैं हनुमान साय जी चोटिया को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। महासभा को बहुत क्षति पहुंची है इस चीज से और उनका ये सुनकर बहुत दुख हुआ। भगवान उनको इस समय अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। इसके साथ ही और भी महासभा से जो पदाधिकारी गए हैं
दिवंगत हुए हैं, उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद जी। भाई विष्णु गौड़ जी हमारे बीच में आए हुए। सर्वप्रथम मैं राजस्थान ब्राह्मण महासभा की सभी मातृशक्ति को वंदन करता हूँ। उसके पश्चात हमारे समाज के शिरोमणि श्रीमान वैद्य हनुमान साई जी चोटिया को सत सत नमन करता हूँ। और उनके और मेरे बीच में एक छोटा सा वाक्य हुआ था, वो आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार वो सुबह सुबह जल्दी पंडित जी से मिलने जयपुर आवास पधारे। मैं वहीं मौजूद था। मेरा कभी उनसे परिचय नहीं होया हुआ था और उनको मैं जानता नहीं था। उस टाइम नया नया था महासभा में। तो आए, मैंने बाबूजी बैठो आप। बोले पंडित जी कहाँ है? और पंडित जी तो आराम कर रहे हैं, एक बार रेस्ट कर रहे हैं, आप विराजो, चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? बोले आपको मैंने पहचाना नहीं। तो साहब मैं तो इनके पारिवारिक सदस्य हूँ और विष्णु गौड़ नाम है। बोले क्या करते हो? मैं को यही बस इनके पास ही रहता हूँ। बोले विष्णु गौड़ नाम है, हनुमान साई चोटिया नाम नहीं सुना है? मैं बाबूजी क्षमा प्रार्थी हूँ, नाम सुना है, अपना परिचय नहीं हुए कभी। आप ही हो क्या? मैंने उनके पैर छू लिए। बोले भूल हो जाती है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छे सादे सादे जीवन और उच्च विचारों के धनी थे और हमेशा विशेषकर युवाओं पर तो अपना बहुत ज्यादा स्नेह रखते थे और हमेशा फिर वो कंटिन्यू आते रहते थे। मैं मिलता था और कुछ न कुछ मेरे को सिखाते थे, ऐसे है वहाँ पे ये जिलाध्यक्ष है, उससे आप संपर्क में रहो, उसमें रहो, प्रदेश अध्यक्ष रहो, ये रहो, कोई भी बात हो आप मेरे से कभी भी मिल लेना, कभी भी चर्चा कर लेना। कहीं की कोई जानकारी आपको चाहिए पूरे राजस्थान में तो मैं आपको बताऊंगा, आप निसंकोच रहो और मेरे से जितनी मदद ले कर सकते हो आप, और आगे बढ़ो, मेरी ये इच्छा है। मेरे से ऐसे वो हर बार मिलते तो वो कहते थे। वो आज हमारे बीच वो नहीं है, तो उनको मैं हृदय से नमन करता हूँ। और हमारे ब्राह्मण समाज के जितने भी पदाधिकारी या सदस्य जो भी दिवंगत हुए हैं इस कोरोना काल में, उन सभी को सत सत वंदन करता हूँ। भाई विष्णु जी की बात पर मुझे भी एक प्रसंग याद आ गया चोटिया जी का, मैं आपको बताना चाहूंगी। उनमें वैसे तो बहुत सारे गुण थे, गुणों की खान थे वो, लेकिन एक बात जो मैंने आमने सामने देखी, एक बार महासभा में मीटिंग हो रही थी, काफी बड़ी मीटिंग हो रही थी, और एक दो बार और भी मैंने देखा, अपनी कोई आलोचना अगर कर दे तो हम तुरंत गुस्से में आ जाते हैं और उसको जवाब देने लगते हैं। चोटिया जी में ये बहुत विशेष गुण था कि उनके मुंह पे लोग उनकी आलोचना करते थे, उन्हें भला बुरा कहते थे, लेकिन वो कभी गुस्से में नहीं आते थे। ज्यादा से ज्यादा बस वो मुंह बंद करके कभी पलट के जवाब नहीं देते थे, कभी ये नहीं कहते कि नहीं ये मैंने ऐसा नहीं किया, तुम गलत कह रहे हो। ये एक उनमें अद्भुत गुण था कि मुंह के ऊपर अगर कोई किसी की आलोचना करे तो हम लोग इस सब इंसान है, गुस्से में आ ही जाते हैं, लेकिन उनको मैंने कभी गुस्से में आते हुए नहीं देखा। और हमारे बीच में कोई भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हैं बहनें, भाई बोले, अनम्यूट कर ले बहन जो भी बोलना चाहती ना। गीता जी बोलना चाहती हैं, बहन गीता शर्मा जी, एडवोकेट जयपुर से, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं महिला प्रकोष्ठ के। गीता जी आवाज खोल लें आपकी। हाँ हाँ अनम्यूट कर लें। आ रही है सब, आवाज आ रही है जी, आ रही है, बोल्ड आ रही है। हाँ, मैं हनुमान जी प्रसाद जी भाई साहब से बहुत नजदीक में, एक बार हम कोटा गए थे, घर घर ब्राह्मण समाज घर घर जो अपना प्रोग्राम चलाता है उसमें कोटा उनके साथ गए थे। उनका बड़ा स्नेह रहा। उन्होंने कहा कि ये तो नई आई है, उनके भाई साहब अब नए से पुराने हो जाएंगे, यूं करके उनसे बड़ा विनोद भाव से चलता रहा। बड़े ही मृदुल स्वभाव के, मृदभाषी स्वभाव के बहुत ही बढ़िया इंसान थे। ऐसा लगता था जैसे बड़े भाई हमारे साथ चल रहे हैं। उनको भगवान अपने चरणों में जगह दें और उनके परिवार को ये दुख की घड़ी सहन करने की क्षमता प्रदान करें। हमारे बीच में महासभा के पदाधिकारी भाई जवाहरलाल जी तिवारी पधारे हैं शाहपुरा से। भाई जवाहरलाल जी तिवारी, तिवारी जी माइक खोल लें आपका। तिवारी जी आपका वीडियो भी नहीं आ रहा है। जब तक गिरीश भाई साहब हमारे बीच में आए हुए हैं, गिरीश जी और नाम होती है हाँ
हाँ भाई गिरीश जी। लता जी हैं। लता जी है। अच्छा, बहन लता शर्मा जी प्यावर से। बहन लता जी। हाँ बोले। उषा जी नहीं आ पाई ना। लता जी खोल लीजिए माइक। मैम नमस्ते। नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है मैम? आ रही आ रही। आप सभी बहनों को मेरा उषा जी नहीं आई मीटिंग में? उषा शर्मा जी उषा जी नहीं आई, स्वस्थ हैं लेकिन अभी वीकनेस बहुत है उन्हें। हाँ कोरोना से पीड़ित थी वो। बोली जी। हाँ थोड़ा इम्प्रूवमेंट है लेकिन अभी परेशानी में है, थोड़ा तकलीफ है उनको। मेरे एक प्रोग्राम में शामिल हुई थी, उसके बाद काफी थकान महसूस हो गई थी उनको जी। मैंने पौधारोपण का कार्यक्रम किया था तो उन्होंने बुलाया था उनको, तो उसमें काफी वीकनेस थी जी। मैम आज जो हमारे राजस्थान ब्राह्मण महासभा में जितने भी पुण्य आत्माएं जो स्वर्ग लोक में पधारी हैं, उनका हमारे से दूर हो जाना एक बहुत ही दुखद समाचार है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उन सभी को अपने चरणों में स्थान दें। मैं सभी से परिचित तो नहीं हूँ, लेकिन चोटिया सर से मैं परिचित हूँ थोड़ी बहुत। मुझे वो सौभाग्य मिला था कि मैं उनके एक फंक्शन में गई थी जी। उनके तो व्यक्तित्व में ही बहुत रोशन दिख रहा था सही में। अपन दिखने नहीं उनको एक जो सीखने वाली चीज उनके व्यक्तित्व से झलक रही थी मैम। मैं जब उनसे तो उन्होंने मेरे बोला था कि आगे क्या कर रहे हैं या पीछे क्या हो चुका है इस पे ध्यान मत दो, लेकिन तुम्हारे मन में समाज के लिए कुछ है तो उसे कर जरूर, निश्चय करके आगे बढ़ो। ये उनका शब्द था, सेंटेंस था, जिसको मैंने याद रख रखा है अभी भी। दोबारा उनसे मिलने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन हम सभी की तरफ से दिल से मैं उनको श्रद्धा देती हूँ, श्रद्धांजलि देती हूँ। नमस्ते। भाई जवाहरलाल जी तिवारी, सबको मौका मिल जाए 2-2 मिनट में, जरा जल्दी जल्दी सब लोग श्रद्धांजलि दे ले। तिवारी जी अच्छा और बता दीजिए नाम कौन है। हेलो। हाँ हाँ तिवारी जी बोलिए। नमस्कार। आपका वीडियो नहीं आ रहा है। फोटो नहीं आ रही है आपकी। तिवारी जी। हाँ हाँ आपकी फोटो नहीं आ रही सर, आप बोलना शुरू करें सर। आई क्या मैं? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जय परशुराम। जय परशुराम। अपन सबसे पहले तो मैं जिस वटवृक्ष के नीचे ये राजस्थान ब्राह्मण महासभा इतनी पनपी है और आज इतनी ऊंचाइयों तक गई है, उनके जो संस्थापक सदस्य फाउंडर मेंबर रहे हैं आदरणीय भैरूलाल जी भारद्वाज, उनका शुक्रगुजार है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिनके मेहनत से आज ये वटवृक्ष है जिसके नीचे हम और आप आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के नाम से सबको एकत्रित कर रहे हैं और अनेक ब्राह्मणों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए आप जैसे लोग अग्रसित हो रहे हैं। इसलिए सबसे पहले तो मैं उनको नमन करता हूं जिन्होंने इसे ब्राह्मण महासभा की स्थापना की थी, जिन्होंने इनकी स्थापना की थी। दूसरी बात, इस कोरोना काल में जितने भी हमारे पदाधिकारी, खास तौर से कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय चोटिया जी, जो जिनका अभी कुछ दिन पहले देहांत हो गया, वे एक बहुत बढ़िया मृतभाषी सज्जन व्यक्तित्व के धनी थे। कई बार उन्होंने अपने राजस्थान ब्राह्मण महासभा के चुनाव का कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया। समय समय पर वो अपने अनुभवों का लाभ इसे ब्राह्मण महासभा को सदैव देते आए हैं। दूसरा एक बिंदु आपने एक रखा था, बहुत जो अच्छा रखा था कि अपने जो ब्राह्मण परिवारों के बच्चे बच्चियां हैं, इनकी समय पर ही इनकी शादियों की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, बच्चों के हो चाहे बच्चों के, दोनों के, उनकी एक बड़ी ऊंची आकांक्षा रहती है कि मैं मेरी लड़की के लिए तो कोई IAS देखूं, RS देखूं, IPS देखूं, कोई डॉक्टर देखूं, और वो इस चक्कर में उनका जो समय होता है ना, वो निकल जाता है। और जबकि ये कोई जरूरी नहीं है कि हर लड़के को या हर लड़की को RS, IAS, IPS
का मिल जाए। अपने को जो अपनी क्षमता अनुसार लड़का है जिसमें उसकी शादी की व्यवस्था एज हो जाती है, उम्र होती है, उस समय उन बच्चों की शादियां करने के लिए अपने को परिवार में एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए माता पिता को कि उस समय के ऊपर ही निकल जाए, और समय से आगे जब जाने के बाद लड़के अच्छे लड़के, मान लो आजकल लोगों की धारणा बन गई अच्छे लड़के लोग तो सब पैसे लगेंगे। आप अपन मानते हैं, अपन मैं तो करने में शर्म नहीं करता हूँ, जब IAS IPS RS अधिकारी देखते हैं तो एक बहुत बड़ा उन लड़के वालों का डिमांड होती है। वो इस दहेज प्रथा को बात करने में तो समझते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो वो क्या है, इस पैसा कम दहेज लेने में पीछे हटने की कोशिश नहीं करते। इसलिए मेरी एक ही सुझाव है कि अपने परिवारों को, जहाँ लड़के लड़कियां हैं, उन लोगों को इस बारे में विचार करना चाहिए कि ये कोई जरूरी नहीं है कि अधिकांश को अपने को ये इस तरह के लड़के मिले। जैसे व्यापारी लड़के हैं, बहुत अच्छे लड़के होते हैं, लेकिन अपने समाज में क्या हो गया, अरे यार व्यापारी लड़का है, बहुत अच्छा व्यापारी लड़का है, अरे यार ठीक नहीं है। उनका पहली भावना क्या होती है, सरकारी कर्मचारी की तरफ जाती है, जबकि ये गलत है। व्यापारी लड़के, बिजनेस करने वाले लड़के, अच्छे लड़के निकलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आज थोड़ा सा समय का अभाव है, सबको थोड़ा 2-2 मिनट मौका मिल जाए, मैं माफी चाहती हूँ। जी बहन अनीता, मैं एक आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस कोरोना काल में और इस समस्या के समय में अपना इतना टाइम देकर के इतने बड़े संगठन को आपने ये एहसास करवा दिया कि कोई अध्यक्ष पद भी कोई चीज होती है। आपसे पहले भी बहुत महिला अध्यक्ष बनी है, आप नहीं बने, आपसे पहले ही बने, और मैं उनके सबके साथ जुड़ा हुआ भी रहा हूँ। आपको एक आश्चर्य होगा कि मैं जब ये संस्था बनी थी, कार्यकर्ता भी हूँ, जब ये संस्था बनी थी तब से मैं इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए मुझे पता है कई महिला अध्यक्षा बनी है, लेकिन आपने एक एहसास करा दिया। पहले एक आपको याद हो तो चुनाव के समय में एक TN सेशन हुआ करते थे, उन्होंने ये महसूस करा दिया था चुनाव आयुक्त भी कोई चीज होती है। इस तरह आपने भी ये महसूस करा दिया, आपने भी ये महसूस करा दिया कि ब्राह्मण महासभा की अध्यक्षा भी कोई एक चीज होती है। देखिए लिमिटेशन होती है बहनों की, कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं चूंकि शुरू से कार्यकर्ता हूँ और स्वतंत्रता सेनानी माता पिता की पुत्री हूँ, इसलिए मैं मैं आपको शुरू से जानता हूँ, बहुत से जानता हूँ, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत बढ़िया संगठन, एक मिसाल कायम की है, इसलिए आपको मेरी तरफ से और सारे राजस्थान ब्राह्मण महासभा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। नमस्कार। हमारे बीच में सरिता जी, मैं आपको बुलवाती हूँ, अभी जयपुर से सरिता जी आई हैं, अनीता जी आई हैं रावत भाटा से। अनीता जी अनम्यूट करें अपना माइक। नमस्कार अरुणा जी। नमस्कार अरुणा जी। नमस्कार। मैं भाई साहब की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। मैं दिल से बोलना चाहती हूँ कि आपने सच में हम मोती को एक माला में पिरो रखा है, जो मेरे पास शब्द नहीं है। और मैं हमारे हनुमान जी भाई साहब को अशुभपूरी श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक हमारा बहुत बड़ा लॉस है राजस्थान ब्राह्मण महासभा को। लेकिन बस हमें उनकी नींव को जो उन्होंने रखी है उसको हमें हमेशा जुड़े रहना है। जो उन्होंने चाहा था कि हम सब साथ में रहें, एक दूसरे को सहयोग करते रहें, बस वही चीज है। हम एक दूसरे के साथ रहें, सहयोग करते रहें और उनके सपनों को साकार करते रहें, उन्हें अपना सपना बनाकर चलते रहें। और अरुणा जी, आपका हृदय से आभार कि आपने हम सबको जोड़ के रखा हुआ है। इस काल में भी आपने जो सारी एक्टिविटीज करी है, जो पत्रिका निकाली है, जो भी चीजें हैं, उससे हमारा ज्ञानवर्धक होता है, हम एक दूसरे से परिचित होते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो शब्दों में तो कही नहीं जा सकती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सब बहनों को मेरा नमस्कार। जय परशुराम। और अनीता जी बहुत अच्छी लेखिका भी हैं। बहन सरिता जी जयपुर से आई है। सरिता जी आपका माइक खोलें। सरिता जी संगठन मंत्री हैं महिला प्रकोष्ठ की। चोटिया साहब को, आपके वैदिक प्रभुदयाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करिए। सरिता जी। नमस्कार सभी। हाँ, मैं सरिता शर्मा, प्रदेश सचिव महिला प्रकोष्ठ से। जो भी कोरोना काल के अंदर हमारे ब्राह्मण समाज से दिवंगत आत्माएं, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और वेद हनुमान प्रसाद जी चोटिया को मैं बचपन से जानती थी, वो मेरे पिता के मित्र भी रहे हैं, बहुत अच्छे। तो उन लोगों ने इस समाज की नींव, जो ब्राह्मण समाज की नींव जो शुरुआत में रखी, उसमें उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ईश्वर करे उनका आशीर्वाद समाज में बना रहे और हम ऐसे आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद जी। बहन पूनम चतुर्वेदी जी भरतपुर से आई हैं, प्रदेश मंत्री महिला प्रकोष्ठ, बहन पूनम चतुर्वेदी जी। जय परशुराम दीदी, जय परशुराम। जय परशुराम। आज की जूम मीटिंग में
पधारे हुए मेरे समस्त ब्रह्म समाज को नमन करती हूँ। और विशेष तौर से जो आज हमारे इस कोरोना काल में जो हमारे समाज की जो दिवंगत आत्मा हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ हृदय से इन शब्दों के साथ। और वो हमारे समाज के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। जगमगाई धरा जिनके आलोक से, चांद तारे चले बंदगी के लिए। जगमगाई धरा जिनके आलोक से, चांद तारे चले बंदगी के लिए। बहुत अच्छे। जुड़ जो गए हैं प्रियजन सभी, है नमन मेरा उन जिंदगी के लिए, है नमन मेरा उन जिंदगी के लिए। जय श्री बहुत बहन निर्मला शर्मा जी अजमेर से। निर्मला जी माइक खोल लें आपका। निर्मला जी माइक खोल लीजिए। निर्मला जी मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज नहीं? जी जी हाँ जी, आ रही है। हाँ। जय परशुराम दीदी। जय परशुराम। हाँ, मैं अजमेर से निर्मला शर्मा, सांस्कृतिक मंत्री। और मुझे भी इन दिवंगत आत्माओं के लिए बहुत दुख हुआ है और मेरी तरफ से इनके लिए हार्दिक श्रद्धांजलि। और यही मैं चाहती हूँ। जी अरुणा चतुर्वेदी जी है हमारे बीच में बूंदी से। बहन अरुणा जी बोलिए, आपका माइक खोल लीजिए, अनम्यूट करिए आपको, माइक खोल लीजिए माइक। जी बोले। म्यूट नहीं हुआ इनका। हाँ जी बोलिए। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। आप सब बोलिए, मेरे तो ज्यादा कुछ कहना नहीं है, आप ही बोलिए। अच्छा ठीक है आप। और जिन जिन बहनों का अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, आशा जी नैनपुरी से। आशा जी, आशा जी आवाज मेरी जा रही है बहनों? आशा जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी बोले। नमस्कार मैम। नमस्कार जय परशुराम बोलिए। हनुमान साई जी चोटिया और जो भी दिवंगत आत्माएं हैं उन सभी को श्रद्धांजलि देती हूँ। और सभी मीटिंग में उपस्थित सभी बहनों को मेरा नमस्कार। और हम सभी पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, वो बहुत ही अच्छा और बहुत तात्कालिक विषय है और इस पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है हमारे समाज में। बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहन रंजना जी रावत बाटा से। रंजना जी, अच्छा रेणु जी भी आई हुई है हमारे बीच में बूंदी से। बहन रेणु जी बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। ये सोशल वर्कर है जी, बोले बताएं अपना इंट्रोडक्शन दे, बताइए रेणु जी, अनम्यूट कर लीजिए। रंजना पुरोहित रावत भाटा राजस्थान से और मैं इसमें प्रदेश मंत्री के पे हूँ और मैं उनको जब भी दिवंगत मैं सबको श्रद्धांजलि देती हूँ। थैंक यू। रेणु जी। जी बहन रेणु जी बोलिए। रानू जी बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए जी। आपकी आवाज नहीं आ रही रानू जी, आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट कर। हाँ अब आ रहा है? नमस्कार। अच्छा रेणु जी और रानू जी दोनों है पास में बैठी हुई हैं, एक एक करके बोल लीजिए। रानू जी आप बोल लीजिए बूंदी से पहले। मैं म्यूट कर लेती हूँ दीदी, कोई नहीं। हाँ बोलिए दी, बोलिए। बोलिए आप बोलिए, कोई बात नहीं आप बोलिए। दोनों मैंने बोल लीजिए ना एक एक करके। आप तो ट्रेन निकल जाएगी। नमस्ते भाभी। नमस्कार। नमस्कार। जय परशुराम जी। जय। आप बहुत दुख हो रहा है मुझे इस बात को सुन करके कि उनकी डेथ हो गई है और हालांकि मैं बहुत लेट आई थी इसलिए मुझे पता नहीं कि ये तो क्या डिस्कशन हुआ अभी, इसलिए मुझे पता चला। और भाभी बहुत आई एम सो सॉरी, फीलिंग सॉरी कि भगवान ने ये बहुत गलत किया कि उनके साथ। मेरी श्रद्धांजलि है पूरी, मानती हूँ कि उनको सत नमन मानिएगा जी। बहन रेणु गौड़ जी, बाड़मेर अध्यक्ष। रेणु जी
अनम्यूट कर लीजिए। बहन माइक खोल लीजिए आपका। नमस्कार दीदी, जय परशुराम। जय परशुराम। मैं रेणु गौड़, बाड़मेर जिला अध्यक्ष, आप सभी का जी अध्यक्ष के रूप में जुड़ी है, उनका स्वागत करती हूँ। साथ ही जितने भी हमारे ब्राह्मण समाज के दिवंगत आत्मा है, सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि उन सभी को अपने श्री चरणों में जगह दी। दादानी जी पधारे हैं क्या मीटिंग में? भाई साहब आए क्या दादानी जी? नहीं अंकल नहीं आए। अच्छा ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद। और कौन है? मिथिलेश शर्मा जी है, सुमन तो बोलिए। और भाई गिरीश जी एक नाम आ रहा है। गिरीश जी मैं परिचित नहीं हूँ, आपसे माफी चाहती हूँ, कृपया अपना इंट्रोडक्शन दें। भाई गिरीश जी, इसमें नई फोटो दिखाऊंगी। बहनों, श्रद्धांजलि सभा को हम यही समाप्त करते हैं और सत नमन सबको कहते हैं और दूसरा राउंड इसका शुरू करते हैं। क्या हमारे बीच में वो बच्चे आए हैं जो अभी प्रतियोगिता में जीते हैं? तो बहनें उनका परिचय करा सकती हैं एक करके, अगर हमारे बीच में कोई बच्चे आए हैं। नहीं आए। युवक युवती का जो परिचय होना है, वो लोग कोई आए हैं तो अपना परिचय देना शुरू करें बहन, एक एक करके। हाँ मैम, आप नाम बोले मैम, तो उससे फिर दे देंगे एक एक करके। आप अनम्यूट कर लें। मेरे स्क्रीन पे सिर्फ 4 फोटो आ रही हैं। एक हेमानी जी आ रहे हैं, सबसे छोटे बच्चे। तो आप उधर से अनम्यूट करके मुझे बता दें। यहाँ से 4 फोटो आ रही है। जी हाँ बोले। गीतांजलि को नाम बताने दीजिए खुद। ये बेटिया आई है। हाँ बोलिए, बोलो बेटा। गीतांजलि कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हाँ, इनकी शक्ल दिखाई सबको। फोटो नहीं आ रही गीतांजलि की। और कौन बच्चा आया है? God bless you, God bless you. इन सब बच्चों को बधाई दीजिए सब मिलके। इन्होंने बहुत अच्छी पेंटिंग करी है। Congrats. हाँ, गीतांजलि बहुत अच्छी फोटो इन्होंने बनाई। बेटा, बहुत अच्छा बनाया था आपने। और कौन बच्चा आया है? बहुत बहुत बधाई। उनके द्वारा बनाई हुई पेंटिंग भी है क्या? भी रहना। हाँ, इसी तरह ज्योत्सना शर्मा जी। अच्छा भाई, इन्होंने तो गणेश जी बहुत ही प्यारे बनाए थे। रिद्यम इनका नाम याद है मुझे। रिद्यम जो जी पेंटिंग बनाई वो भी दिखाओ बेटा। पेंटिंग तो इस साथ नहीं लाए हो? अरे वाह, वेरी गुड। देखो वेरी गुड, नाइस, बहुत अच्छी बनाई है। बहुत शानदार, बहुत अच्छे। बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार बनाया, शानदार। नेहा शर्मा जी के साथ। अच्छा हाँ, वो अंशिका। यस मैम। अंशिका कहाँ है नेहा जी? अंशिका। अंशिका शर्मा है, मैं 8 इयर्स की हूँ। मुझे अच्छा लगा आपने ऐसा कंपटीशन करवाया। बिल्कुल, मैंने आपको इतना सा देखा है जब आपकी मम्मी को मेंबर बनाया था। अब आप काफी बड़ी हो गई। बहुत अच्छा काम किया बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बढ़िया। और कौन है? और कोई बच्चे आए हैं तो बता दीजिए, नहीं तो फिर वो युवक युवती का परिचय शुरू करते हैं। है इसमें कोई बच्चे और? अच्छा हाँ नमस्ते। हाँ बताइए, कौन है? और मैं गीतांजलि चतुर्वेदी। हाँ, मैं भरतपुर से हूँ। हाँ। और मैंने पेंटिंग कंपटीशन में भाग लिया। बहुत अच्छे, आपको बधाई हो। बहुत बहुत गीतांजलि, बहुत बधाई हो। शालिनी जी आई है क्या हमारे बीच में? थैंक यू। और मैं फर्स्ट पोजीशन पे आई हूँ। बहुत बहुत बधाई हो बेटे। हाँ बधाई। और यही है। अब युवक युवती में कोई आए हो तो बहन परिचय देना शुरू करेंगे, फिर परिचर्चा शुरू करेंगे।
शालिनी जी शर्मा जयपुर से, फोटो आजा, दिखाइए इधर शक्ल। हाँ। ये मुझे मोबाइल से चला रही हूँ मैं मीटिंग, कंप्यूटर उधर है। हाँ, ये कौन है भाई? अरे वाह वाह, ये बहुत प्यारी पोती है किरण जी की। हेलो बेटा। आजकल किरण जी को ही बिजी रखती है बूंदी अध्यक्ष को। बहनों, युवक युवती परिचय सम्मेलन शुरू करें? अगर कोई बहनें आई हूँ। शालिनी जी कर दिया कैसे? हाँ मैम, शुरू कर सकते हैं हम। जी हाँ, करिए। अरुणा दीदी नमस्कार। प्रभा शर्मा, गंगानगर। हाँ, एक एक के नाम बुलाते, एक एक का नाम बुलाती जाए बहन जी, आप एक एक के नाम बुलाती जाए ताकि वो अपना परिचय दे दे। हाँ प्रभा जी बोलिए, गंगानगर अध्यक्ष। हाँ जी मैडम, आप सभी को प्रणाम। ब्राह्मण महासभा के वरिष्ठ जो मानाराम जी चोटिया को मैं नमन करती हूँ और अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ ब्राह्मण महिला प्रकोष्ठ की गंगानगर की ओर से। और करिए। मैडम मैं लेट आई हूँ थोड़ा, अभी जो इससे पहले जो कुछ भी हुआ मैं नहीं सुन पाई। बस कुछ नहीं हुआ, ये श्रद्धांजलि सभा चल रही है जी। चित्रा जी आ गई? चित्रा दादी जी। हेलो। हाँ चित्रा जी आ गई। चित्रा दादी जी। संतोष पारिक जी, ज्योत्सना जी, मैंने अनम्यूट करके बोलिए। हाँ चित्रा जी आ गई, बोलिए चित्रा जी, अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए जी। मैडम मेरी आ गई थी आवाज? मेरी बीच में कर दी आवाज। प्रभा बोल रही हूँ मैडम। हाँ प्रभा जी बोलिए, आवाज कट गई थी ना, बोलिए। मैं कह रही थी आप सभी को प्रणाम जिसने भी मीटिंग ज्वाइन की है। मैंने अभी की है मैडम आपकी, तो इतनी देर तक मैं आपका जो भी था मैं नहीं देख पाई। और मैं कह रही थी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि हनुमान नारायण जी चोटिया जी को, जो वरिष्ठ ब्राह्मण समाज के हमारे एक स्तंभ थे। उनका आशीर्वाद हमारे पे हमेशा बना रहे और आपकी ब्राह्मण महासभा जो भी आप ब्राह्मणी चला रहे हैं उसके लिए बहुत ही बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी चोटिया जी, धन्यवाद। हाँ हनुमान जी चोटिया सर। अच्छा जी सर, बोलिए संतोष जी। संतोष जी बोलिए जी। हाँ आप बोलिए। आप हनुमान सर जी चोटिया जब किशनगढ़ में आए थे, अपना परिचय दीजिए। उनके दिल में आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं तो जानती हूँ, सबको बताइए। जी, मैं भूतपूर्व किशनगढ़ राजस्थान ब्राह्मण महासभा महिला प्रकोष्ठ की किशनगढ़ अध्यक्ष और ब्राह्मणी लेखिका। हाँ। और आज जो अपने मीटिंग रखी है युवक युवती परिचय सम्मेलन और हनुमान जी सर को श्रद्धांजलि देने के हिसाब से, तो हनुमान जी चोटिया को मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे जानती हूँ कि जब मैं ब्राह्मण महासभा की अध्यक्ष थी तो यहाँ परशुराम जयंती पे वो उनको बुलाया गया था, तो विजय मैम भी आए थे, तो उनको मालूम है ये विजयनगर वाले। तो मतलब उनके दिल में जो महिलाओं के प्रति सम्मान था वो वास्तव में देखने लायक था। और ब्राह्मण समाज के लिए तो उनके जो शब्द थे कि समाज के लिए तुम लिखो, सभी को संबोधित करके बोले, यदि समाज के लिए लिख नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते हो तो साथ दो, और साथ भी नहीं दे सकते लेकिन जो काम कर रहे हैं उनके विपक्ष में तो कम से कम मत बोलो, उनके साथ तो खड़े रहो। तो उनके जो विचार है मुझे बहुत अच्छे लगे। आज मैं इस महासभा से जुड़ी हूँ, जब से उनका थोड़ा सा परिचय मेरा हुआ तो वास्तव में उनके दिल में जो महिला के लिए सम्मान था, मैं उनको बहुत ही सम्मानीय दृष्टि से देखती हूँ। और आज हमारे ब्राह्मण महासभा को जो क्षति हुई है उनके जाने से, तो ये मतलब भर पाने योग्य नहीं है, इसलिए मैं उनको शत शत नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और आज जिस लक्ष्य के लिए ये अपना युवती परिचय सम्मेलन रखा है कि अपने को अपने ही समाज में लड़की को देना चाहिए। एक भैया बोल रहे थे कि मतलब लड़कियों के सरकारी नौकरी के लिए मत ढूंढो वर्क, बल्कि एक बिजनेस वाले को भी आप दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात कही है, क्योंकि अपन एक सरकारी नौकरी के चक्कर में अपना बिजनेस भूलते जा रहे हैं।
क्यों आरक्षण के कारण अपने को बांट दिया गया, इसको विशेष ध्यान से सुना। तो आरक्षण के कारण सभी जाति के लोग नौकरी के लिए पड़े हुए हैं, लेकिन बिजनेस के लिए कोई नहीं है, जिससे अपना जो भारतीय धंधे थे, भारतीय व्यापार था, भारतीय कृषि प्रधान देश है, ये सब खत्म होता जा रहा है। इसलिए अपने को ज्यादा से ज्यादा बिजनेस लोगों को भी चुनना चाहिए अपनी लड़कियों के वर्क के लिए। यदि लड़की ज्यादा पढ़ जाती है तो वो ये नहीं सोचे कि मतलब मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का मिले। यदि ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी करता है, तो क्या ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की कम पढ़े लिखी लड़की से शादी नहीं कर सकती? बल्कि अपने उस लड़के का परिवार देखना चाहिए, वो क्या कर रहा है और उसकी मतलब कैसी सोसाइटी है उसकी, ये देख के अपने को लड़की का वर चुनना चाहिए। ये मेरा कहना मैडम। बहुत बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा कहा संतोष जी। चित्रा दादी जी महामंत्री है महिला प्रकोष्ठ की। चित्रा जी आपकी, हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज अनम्यूट करिए। मेरी आवाज जा रही है? चित्रा जी आपकी आवाज नहीं आ रही भैया, इनकी आवाज नहीं आ रही है। तो ज्योत्सना जी बोल रहे हैं जब तक चित्रा जी का शायद कांटेक्ट नहीं हो रहा। ज्योत्सना जी, चित्रा दादी जी की नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ ज्योत्सना जी विजयनगर से, ठीक हुआ क्या आपका? हाँ जी बोलो। नमस्कार, मैं ज्योत्सना शर्मा विजयनगर जी। प्रथम तो मैं चोटिया जी को शत नमन करना चाहूंगी, हार्दिक श्रद्धांजलि। और द्वितीय मैं बहन अरुणा जी को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए इतना आगे आए और उन्होंने ब्राह्मणों की जो समस्याएं थी उनको सुलझाने का अथक प्रयास कर रहे हैं और मुख्य तो महिलाओं को जोड़ रहे हैं, जो कि एक घर की जो एकदम मुखिया पुरुष तो है ही, लेकिन उसके साथ जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी उनके बराबर है। धन्यवाद। चित्रा जी आपका हुआ कनेक्शन, ठीक हुआ क्या? भाई गिरीश जी हमारे बीच में है। चित्रा जी आइए। अरुणा जी आगे जाऊं? जी बिल्कुल भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। सब बहनों की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल 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 धन्यवाद, प्रणाम। चित्रा जी बोलिए। भाई गिरीश जी हमारे बीच में आए हैं। गिरीश जी कौन है? बोलिए कौन है? किरण जी तो बोलिए। बहनों और जो भी नहीं बोल पाई है बोलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है कुछ लोगों को। और अंकित जी हमारे बीच में, अंकित जी आए हैं। भाई अंकित जी, अंकित जी, हाँ अंकित जी, जी हाँ बोलिए। जी आप सभी को पहले तो नमस्कार जी। और मैं पहली बार आया हूँ इसलिए मुझे ज्यादा मैं कुछ एक बार पता आपका इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि आपकी बात सब ध्यान से सुन लें। देखो भाई, ये संभावित दूल्हे हैं, अब आप अच्छे से इनकी बात सुन लो। सुन लिया सबने? हाँ भैया अब बोलो ताकि ध्यान दे आपकी बात। बोलो भैया। अंकित जी बोलो मुझे बेटा। ज्यादा तो हाँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं पहली अपने बार बारे में ज्वाइन हुआ बताइए। हूँ। हाँ, जी नाम अंकित शर्मा है। क्या करते हैं? कोटपुतली का रहने वाला हूँ जी। और ग्राउट पुट्टी एडेसिव जो केमिकल बनता है उनकी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। अच्छा, क्या एज है बेटा? आपकी उम्र क्या है? मेरी 31/10/88 है डेट ऑफ बर्थ। जी। और आप जो भी और कुछ कहना चाहें कह लीजिए। जी बस किस तरह की पत्नी चाहिए आपको? पारिवारिक चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए, नौकरी वाली चाहिए, ये भी बता दीजिए। कैसी दुल्हन ढूंढी जाए? उससे तो कुछ नहीं, बस ये है कि घर का ध्यान रखे, माँ बाप की सेवा करे। बहुत अच्छा, बहुत। और गिरीश जी आए हमारे बीच में। भाई गिरीश जी, भैया गिरीश जी मेरे ख्याल से ये भी परिचय के लिए। कहाँ है गिरीश जी के बारे में? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं यही 5 बजे तक मीटिंग है, जो नहीं आ पा रहे हैं वो इन होने की कोशिश कर लें।
और जो भी नहीं बोले हैं वो बोले। नहीं, श्रद्धांजलि अपन ने कर ली, परिचय भी हो लिया, और बच्चे जो आए थे उनका परिचय भी हो गया। कुछ लोग अंदर नहीं आ पाए। मैम, अरुणा मैम, मैं बोलना चाहती हूँ। मैं से आशा शर्मा। जी बोले आशा जी, बोलिए। मैं अपनी बिटिया का परिचय कराना चाहती हूँ। अरे करिए, हम इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल करिए जी। हाँ, ये हाँ है प्रेरणा। बिटिया, आशा जी बिटिया को बोलने दीजिए और उसकी फोटो भी आने दीजिए पूरी। बेटा आप इधर आ जाओ। हाँ, अब आप बोलो बेटे। हाँ बोलिए। मेरी तरफ से सभी को नमस्ते। ग्रुप में जो भी बड़े जुड़े हुए हैं उन सबको नमस्ते। और मेरा नाम प्रेरणा दीक्षित है और मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 17 सितंबर 1989 है और मैं JVVNL में हूँ। एज असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मैं जॉब करती हूँ। यही मेरी एक्सपेक्टेशंस बस इतनी सी है कि एक एजुकेटेड पार्टनर हो, एक इंटेलेक्चुअल बंदा और जो ठीक ठाक सा कमाता हो, और बाकी सब पेरेंट्स के ऊपर है। जयपुर में करना चाहते हैं ना आप? मम्मी के और आपकी यही डिमांड है कि भाई जयपुर से ही हो लड़का? हाँ यही जी, ना? क्योंकि मैं हाँ जी, मेरी जॉब नॉन ट्रांसफरेबल है इसलिए। हाँ, इसलिए जयपुर से। हाँ, मुझे आशा जी ने बताया था। बहनों आपने सुन लिया होगा बिटिया का इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छा, धन्यवाद। और कौन है? इसी तरह आशा जी की जैसे बता दीजिए, इसमें फोटो सबके नहीं आ पा रही, प्लीज। हाँ, आगे चला दीजिए, दिखाई देगा। एक मिनट और भी आगे चला दीजिए। एक मिनट, इनका हो गया, रेणु जी बोली, और ये हाँ ये इनका हो गया। रुकिए एक मिनट, आशा जी का हो गया, ज्योत्सना जी ये हो गए। हाँ ये हो गए, आगे कर दो। सुनीता उपाध्याय जी, सुनीता जी आई हैं बूंदी से। सुनीता जी लाइट बंद कर दो। सुनीता जी, बच्चे भी हैं साथ में जो कंपटीशन जीते हैं। आवाज नहीं आ रही है? सुनीता जी मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, इसको आगे ले जाओ, नेम्स को। वो फिर वीडियो नहीं हो रहा। एक मिनट, ये रहा ना प्रियंका? वीडियो नहीं हो रहा। अच्छा, जब तक और लोग ज्वाइन करें, मैं उनसे, पूनम जी है या चली गई? पूनम जी, भरतपुर से पूनम जी, पूनम चतुर्वेदी जी कहीं हैं? आप परशुराम जी की वंदना, परशुराम जी की वंदना सुना दीजिए जब तक और लोग ज्वाइन करें। ऐसे चुपचाप बैठने से तो क्या फायदा, सुनाइए। इसका डांस करा देती हूँ इसका। नहीं, आप शुरू हो जाओ, परशुराम जी की वंदना सुनाओ। अरे हम लोग भी गाएंगे, बोलिए। हाँ सुनाइए, 1 2 3 शुरू हो जाइए। जय श्री परशुराम। परशुराम जी को शत शत नमन, मेरो शत शत नमन, अर्पित हैं चरणों में श्रद्धा सुमन, श्रद्धा सुमन। परशुराम जी को शत शत नमन, मेरो शत शत नमन। तात तेरी देह को अद्भुत रूप है, कांधे पे धनुष साजे देवों का स्वरूप है। तात तेरी देह को अद्भुत रूप है, कांधे पे धनुष साजे वेदों का स्वरूप है। शीश जटाओं से दमकता बदन, अर्पित हैं चरणों में श्रद्धा सुमन, अर्पित हैं चरणों में श्रद्धा सुमन,
श्रद्धा सुमन परशुराम जी को शत शत नमन मेरो शत शत नमन। माता रेणुका के जाए जमदग्नि तात हैं, भृगुकुल के नंदन और ऋषि जन के त्रात हैं। माता रेणुका के जाए जमदग्नि तात हैं, भृगुकुल के नंदन और ऋषि जन की त्रात हैं। आओ सब मेले करके करते नमन, अर्पित हैं चरणों में श्रद्धा सुमन। अर्पित हैं चरणों में श्रद्धा सुमन। श्रद्धा सुमन परशुराम जी को शत शत नमन मेरो शत शत नमन। कर्तवीर न्यायी शस्त्र भुजाधारी, मारे गिराया उसको भुजा कटिरारी। कर्तवीर न्यायी शस्त्र भुजाधारी, मारे गिराया उसको भुजा कटिरारी। दुष्टों का संहार कर जग में अमन, अर्पित हैं चरणों में श्रद्धा सुमन। अर्पित हैं चरणों में श्रद्धा सुमन। श्रद्धा सुमन परशुराम जी को शत शत नमन मेरो शत शत नमन। जिना सुमांगे पूनम आंचल पसार के, दियो जन्म विप्र कुल में बार में। विधि ना सुमांगे पूनम आंचल पसार के, दियो जन्म विप्र कुल में बार में। धन्य हुआ वे प्रों से चमन, अर्पित हैं चरणों में श्रद्धा सुमन। अर्पित हैं चरणों में श्रद्धा सुमन। श्रद्धा सुमन परशुराम जी को शत शत नमन मेरो शत शत नमन। जय श्री परशुराम। दीदी माइक खोलो, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? मैं हाँ सब जी। भाई बहनों को कहना चाहती हूँ कि जो मीटिंग का अनुभव अभी नया नया है सबके लिए, तो बहुत सी बहनें शायद इन नहीं हो पा रही हैं, कोई बात नहीं। मीटिंग का टाइम हमने 5 बजे तक का दिया है, लेकिन अभी 3:00 हो रहे हैं। तो जब तक वो बहनें आए, तो हमारे बीच में बहुत सी बहनें जो बहुत अच्छी तरीके से बोल सकती हैं। हमने परिचर्चा का विषय आज रखा है, ब्राह्मण समाज में बढ़ती हुई शादी विवाह की आयु। तो इस पर जो भी बहनें बोलना चाहती हैं एक एक करके बोले। किरण जी आप शुरू कर लीजिए, मुझे आपकी फोटो सामने दिखाई दे रही है कि हमारे ब्राह्मण समाज में जो विवाह की आयु बढ़ रही है उसका कारण क्या है और इसे हम कैसे इस पे रोक लगा सकते हैं या क्या इसका समाधान कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट करिए किरण जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ नमस्कार जी, आवाज आ रही है? अब आ रही है। किरण शर्मा जी बोल रही हैं आपके बीच में, बूंदी की अध्यक्ष है, बहुत एनर्जेटिक, बहुत अच्छी है, इनकी टीम बहुत बड़ी है बूंदी की। मैं व्यक्तिगत रूप से बूंदी गई हूँ और इनका सहयोग सब बहनों के साथ बहुत अच्छा है। जी बोले। धन्यवाद आपका, जो आपने इतना बड़ा चढ़ा करके मेरे बारे में बोला। नहीं आप है इस लायक। सभी बहनों को मेरा सभी बहनों को मेरा नमस्कार। बीच बीच में क्या है, मेरी पोती डिस्टर्ब कर देती है तो उसके लिए क्षमा। मैं ये कहना चाह रही थी कि अपने जो ब्राह्मण समाज की सोच है, वो अधिकतर माँ बाप ये सोचते हैं कि भाई हमको लड़के के लिए
रोजगार में मतलब सरकारी सेवा वाला ही लड़का ज्यादा उपयुक्त रहेगा। ऐसी मानसिकता हमारे ब्राह्मण समाज के अधिकतर लोगों 80% की मैं मानती हूँ होती है। पर जहाँ तक मेरा खुद का अनुभव रहा है, मेरे पिताजी भी सर्विस में थे और वो भी चाहते थे कि लड़का सर्विस में ही हो। पर मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं हाईली एजुकेटेड थी और जब पिताजी यहाँ बूंदी आए किसी काम से, क्योंकि मेरी जो जेठानी थी वो हमारे 12 की और हमारे रिश्ते में भी थी, तो हम लोग उनसे मिलने आए। और मिलने आने के बाद मेरे पिताजी को लगा कि ये यहाँ पर जो लड़का है वो इसके लिए उपयुक्त है, क्योंकि वो काफी हैंडसम और बिजनेस का पूरा गुण उनके अंदर था। हालांकि वो मुझसे कम पढ़े थे, ये मैं आज सार्वजनिक रूप से कहने में मुझे कोई परहेज नहीं है किसी तरह का, मुझसे बहुत कम पढ़े थे। और उनका जो बिजनेस का गट्स था वो बहुत एक पढ़ा लिखा या एजुकेटेड व्यक्ति भी नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को जो खुश रख सकता है या जो उसका पालन पोषण भविष्य में कर सकता है, मैं ऐसे व्यक्ति को ज्यादा पसंद करूं। तो मेरी जहां तक सोच है, माँ बाप को यही सोचना चाहिए कि लड़के के गुण देखें, उनको उसको कमाने का गुण देखें, और वो परिवार चलाने लायक अगर लड़का हो तो सरकारी सेवा न होते हुए भी लड़की वहाँ खुश रह सकती है। हालांकि इसमें कुछ बंधन होते हैं, जैसे छुट्टियां नहीं मिलती, लड़कियां सोचती है भाई छुट्टियां मिले हम घूमने फिरने जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरा तो निजी अनुभव है कि आदमी कभी भी अपने लिए समय निकाल सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये है कि ये समय अपने ऊपर होता है, कैसे बिजनेस में निकाला जाता है या कैसे सरकारी, कई गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी लोग नहीं जाते, उनकी सोच ऐसी होती है। तो जो जिनकी मानसिकता इस तरह की बन गई है, मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि वो बिजनेसमैन को भी लाइक करें, और अगर लड़की समकक्ष उसके पढ़ी लिखी और लड़की भी ये सोचती है कि मेरे साथ वाला भी मेरे बराबर ही पढ़ा लिखा हो, तो हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं। मुझ में कौन सा गुण है, आप में कौन सा गुण है, तो सबके गुण अलग अलग होते हैं। हमको थोड़ा एडजस्टमेंट भी करना चाहिए परिवार के लिए और अपने आगे की जनरेशन के लिए भी। तो इससे उम्र का जो ये बढ़ती हुई उम्र है, थोड़ा मेरा ख्याल है कि उस पर अंकुश लगेगा। अगर माँ बाप सही समय पर सही वर्ग का चुनाव करते हैं, चाहे वो बिजनेस मैन हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, और जहां तक लड़की होती है या लड़का होता है तो वो सोचता है कि भाई नहीं, मेरे बराबर वाली कमाने वाली चाहिए, तो ये उसकी भी सोच है। तो लड़की अगर पढ़ी लिखी है और गवर्नमेंट जॉब उसका लगता है या किसी बिजनेस में भी वो लगती है, तो आजकल लड़कियां बिजनेस में भी पीछे नहीं है, कोई भी जॉब कर सकती है। मेरी बहू है फार्मासिस्ट है, लेकिन पहले जॉब करती थी बाहर रतलाम में, फार्मेसी इफ्को में करती थी, और शादी के बाद हमारा तो बिजनेस है, तो बिजनेस होने की वजह से उसकी शादी यहाँ होने से वो उसने जॉब छोड़ा। लेकिन अगर उसमें ललक है तो उसने कोटा यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। तो मतलब आदमी कहीं भी, जैसे किसी भी में अगर जज्बा है, लक्ष्य है उसका, तो वो जीवन में सफल होता है। और माँ बाप को भी यही सोचना चाहिए कि लड़के लड़की की उम्र ना बढ़े इस सोच में कि दहेज मिलेगा, ये ऐसी लड़की मिलेगी, सुंदर मिलेगी और सुशील मिलेगी, या हमको कहाँ से कहाँ पैसा ज्यादा मिल रहा है। तो ऐसी सोच माँ बाप को रखनी ही नहीं चाहिए। जैसे समय पे उचित अगर गृह लक्ष्मी आती है या अच्छा वर मिलता है तो उनको उसको चुन लेना चाहिए। बाकी कुछ भाग्य के ऊपर भी होता है कि आगे का भविष्य हमने किसी का नहीं देख रखा है। माँ बाप सब अच्छा करते हैं, तो लेकिन उम्र ना निकले, और कम से कम ज्यादा ये 30-35 साल तक अगर समय निकलता है तो फिर उसमें लड़का मिलना या लड़कियां मिलनी भी काफी मुश्किल हो जाती है। ये भी बीच का जो समय चल रहा है, तो ये थोड़ा सा लंबा समय चल गया, ज्यादा मतलब इसमें उम्र कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। इसके पहले का तो थोड़ा बीच का समय ऐसा आया था कि उसमें माँ बाप जल्दी, अब सोच बदलने लग गई। मुझे लगता है कि काफी लोग सोचने लगे कि 20-22 साल में, 25 साल लगभग लड़का लड़की दोनों से सेटल हो जाते हैं, तो ज्यादा उम्र नहीं निकले। और ये एक कारण है माँ बाप का सोच का कि हमको ऐसा लड़का चाहिए जो उसको अच्छे खुश रख सके। और तो इस तरह की सोच को बदलें और अपने बच्चों के विवाह लायक जो उम्र होती है उस उम्र में ही उनकी शादी करें। और ये एक मूल कारण यही है कि वो अच्छे के चक्कर में जो मिलता है उसको भी छोड़ देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जो हमको मिल रहा है उसको हम ग्रहण करें,
और अच्छे के लिए हमारा समय खराब नहीं करें माँ बाप भी। जो भी मैं कहना चाहूंगी लड़कियों से भी खासकर मेरी ये है कि निभाव प्रकृति होनी चाहिए, और अगर आगे बढ़ने की उसको शौक है कुछ करने का, तो लड़के वालों को भी सोचना चाहिए कि इसको जो शौक है उसको अहमियत दें, उसको आगे बढ़ने में उसकी इच्छा पूरी करें। और एडजस्टमेंट तो दोनों तरफ से बिठा के रखना पड़ता है, तभी अपना घर चलता है। हाँ, शादी का मूल मंत्र यही है, बिल्कुल ठीक कहा। अपने ब्राह्मण समाज में किसी में आजकल ये जो बहुत से तलाक वगैरह बढ़ते जा रहे हैं, तो लड़के लड़कियों में एक तरह से उग्रता है हर चीज को पाने की, एकदम से इतनी है कि आज ही मुझे मिल जाए। तो थोड़ा सा धैर्य भी रखें, और अब हमको सब कुछ मिलेगा, और जरूर मिलेगा अगर हमारे अंदर धैर्य और लक्ष्य अगर हम लेके चलते हैं। तो माँ बाप या जितने भी सुन रहे हैं जिनके बच्चे शादी लायक हैं, तो उनसे मेरा यही निवेदन है कि वो अपने बच्चे की सही उम्र में शादी करें और इस बड़े कारण को रोकने में सक्षम। धन्यवाद। बहनों, आप जो भी बोलना चाहते हैं आप मुझे उधर से थम्स अप कर दीजिए, है ना। अभी अनीता जी। हाँ, अरुणा जी, मुझे बोलने का समय दिया, मेरे विचारों को सुना आपने। धन्यवाद। मैं अनीता शर्मा जी रावत भाटा से जी बोले, अनम्यूट कर लीजिए। मैं अनम्यूट हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, हाँ आ रही जी बोले। हाँ जी, मैं अपना एक छोटा सा अनुभव आपको कहना चाहती हूँ। जब मेरी शादी हुई तब मैं 12th में ही थी। मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल गांव की है, और हम बहुओं को, उन्होंने 4 बहुओं को उन्होंने पढ़ाया। उन्होंने ये कहा कि तुम सबका भी पढ़ना जरूरी है, जबकि हमारी फैमिली में व्यापार में है। मेरी सास ने हमें पढ़ाया। आज कोई LLM है, हम में से B.Ed है, जॉब में है। तो मैं सबको यही कहूंगी कि चाहे बेटियां हो चाहे बहू हो, पढ़ना सबका जरूरी है। और सास भी अगर आप बने तो जरूर पढ़ाएं। मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा शादी लायक है, अभी वो बीटेक कर रहा है, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे घर में मैं 2 बेटियां लेकर आऊं, बहुएं नहीं। मुझे 2 बेटियां चाहिए जो शिक्षित हो, और वो अपने आप में पूर्ण रूप से संपूर्ण अच्छी रहें, अपने मतलब जो लाइफ में करना चाहें वो करें। वो मेरी तरफ से उनको फ्रीडम रहेगा। और मैं चाहती हूँ अगर हम यही सद्भाव रखेंगे तो मैं कभी सास नहीं बनेंगे, हम माँ ही बनेंगे। ईश्वर ने मुझे बेटी नहीं दी, लेकिन 2 बेटियां मेरे घर में जीवन भर मेरे साथ के लिए आएंगी। ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। ये मेरा एक अनुभव है और ये मेरा एक आशा है। धन्यवाद। चित्रा जी का माइक। चित्रा जी, आपका कनेक्शन हो गया तो बोले। बहन गीता शर्मा जी एडवोकेट बोलना चाहती। गीता जी। सुमन जी, हाँ, जिनका भी कनेक्शन पहले हो जाए। सुमन जी बोलिए। जय परशुराम जी। हाँ, जय परशुराम जी। आज हमारी समस्या कि ब्राह्मण समाज में विवाह योग्य लड़के लड़कियों की बढ़ती उम्र दूसरे का जी। हाँ, हम वर्तमान परिदृश्य को देखते हैं तो ब्राह्मण समाज में विवाह योग्य लड़के लड़कियों की उम्र निकलती जा रही। करीबन 30-35 की उम्र आयु में लड़के लड़कियां हमें कुंवारे नजर आते हैं, जिसके कारण समाज में वो समस्या पैदा होती जा रही। विशेषकर हमारे समाज में यह समस्या ज्यादा नजर आने लगी। वैसे तो सभी जगह है, ऐसे में लड़के लड़कियों के सपने और रोजगार की समस्या के कारण विवाह बढ़ती उम्र समस्या है। यह हकीकत 30 साल के बाद लड़कियां ससुराल में माहौल में नहीं ढल पाती, क्योंकि उनकी आदतें परिपक्व होकर अपरिवर्तनीय हो जाती है और उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं तो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद होते रहते हैं और कई बार तलाक तक की नौबत आ जाती है। बड़े उम्र में बच्चे पैदा होने पर अधिकांश में सिजेरियन ऑपरेशन होते हैं, जिस कारण में बाद में बहुत सी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। यह तो सबको पता है कि शादी की उम्र कम से कम लड़की की 18 साल व लड़के की 21 साल होती है, परंतु वह सब फाइलों में ही दबकर रह जाता है। पहले संयुक्त परिवार होते थे, उसमें दादा दादी ताऊ ताई सब उसके शादी की उम्र होती ही शादी करा देते थे, लेकिन आजकल एकल परिवार में यह समस्या हमारे केंद्र का बिंदु है। देखा जाए तो शिक्षा का प्रचार प्रसार, बिजनेस, नौकरी शादी की उम्र को बढ़ा रही है। सभी बच्चे डिग्रियां हासिल कर पाते हैं, करने में लगे हुए हैं, जिससे सामान्यतः उनकी उम्र 30-35 हो जाती है। फिर हम उनकी शादी के बारे में सोचते हैं तो लोग तरह तरह के सवाल करने लगते हैं।
बढ़ती उम्र हमारी इसमें समस्या है। अविवाहित लड़के और लड़कियां एक गंभीर समस्या आज सामान्य रूप से अपने समाज में उभर रही है। यह परिवार के लिए चिंताजनक है। माँ बाप को बच्चों की शादी के लिए सही रिश्ता नहीं मिलने से बहुत सी सारी परेशानियां आती है। ये समस्या हर परिवार, भाई बहन सभी मिलने के लिए हमें चिंताजनक होती है और हमारी बाद में हम अखबार एवं सोशल मीडिया के माध्यम से हम विज्ञापन कराते हैं। इंटरनेट आदि पर हम रिश्ता करवाने के लिए हमारे कोई ठोस मध्यस्थ नहीं होता। ये केवल एक दूसरे परिवार की हम जानकारी ही दे पाते हैं, तो इन परिवारों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। इसके बाद एक दूसरे के हम दोषारोपण भी करते हैं, लेकिन बाद में इसका समाधान मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम अभी सोचना होगा कि हमारे बच्चों की शादी के लिए भी कोई मध्यस्थ या माध्यम की आवश्यकता की हमें जरूरत पड़ेगी। हमारे युवक क्योंकि हमारे सपने होते हैं, ये उम्र बच्चों के वैवाहिक जीवन के सपनों को पूरा करने की होती है। सब कुछ पास होते हुए भी वे अपने आप को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हैं। जब वे किसी शादी समारोह में जाते हैं तो आपस में घुल मिलकर एक दूसरे से बात करते हैं और अपने हम सफर के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं। अपनी ख्वाहिशें ऐसी मीठ होती है बच्चों की, ये हम सबको पता है कि लड़की के माँ बाप के सपने वे ख्वाहिश आसान होती है। वे सोचते हैं कि हमारा दामाद हाई-फाई, अच्छा व्यापार, गाड़ी बंगला वे उस परिवार का हो। सभी तो एक समान नहीं होते, लेकिन सपना सबका होता है। तो हम यही पूछते हैं कि घर परिवार उस वर्ग का है या नहीं। हमें सबसे पहले बच्चों के संस्कार देखने होंगे, उन्हें गुण देखना होगा। लड़की के माँ बाप को सोचना चाहिए कि उनके लड़के के लिए भी कोई ऐसा सोचेगा तो क्या वह इसमें सक्षम है। पर्सन हमारे लिए एक चिंताजनक है। यहाँ तक कि गरीब माँ बाप अपनी लड़की की शादी अमीर से करना चाहता है, ये सामान्य परिवार का क्या होगा। ये एक विचारणीय बिंदु है हमारे मिलने जुलने वालों में कि काफी परिवार ऐसे हैं कि शादी के समय लड़का अमीर था, बाद में किसी कारणवश गरीब हो गया तो फिर वही संबंध टूटने की कगार पर आ जाता है। ये सब किस्मत का खेल है कि हमारे भाग्य में लक्ष्मी का वास है या नहीं। मेहनत करने से हमें सब कुछ मिल जाता है या बहुत कुछ मिल जाता है। अब इस संबंध में समाज को विचार करना चाहिए कि समाज में बढ़ रही युवाओं की बढ़ती उम्र पर कोई चर्चा की जानी चाहिए। इस बाबत संस्थाएं बनाई जानी चाहिए जहाँ पर इस बिंदु पर हम अपने विचार रख सकें। यह विषय दिन पर दिन हमारे लिए चिंतनीय होता जा रहा है। जय हिंद। जी गीता शर्मा जी, गीता शर्मा जी एडवोकेट। मैं एक बात बीच में कहना चाहती हूँ, जो आप कारण बता रही हैं बिल्कुल उचित है। एक और कारण है जिसकी तरफ हमारे जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं भाई सुभाष जी पाराशर, वो बार बार इंगित करते हैं कि जैसे गौड़ का विवाह तिवारी में नहीं होगा या पारिक से नहीं होगा या पारिक का दूसरे उनसे जोशी से नहीं होगा। तो ये भी एक समस्या है कि ये भी एक समस्या है कि विवाह बढ़ती जाती है। हमारा सब एक ही है, समाज एक ही है, ब्राह्मण हम एक ही है, ऐसी कोई ब्राह्मण को होना चाहिए। हाँ ब्राह्मण हम सब एक है। हाँ हम सब एक है, हम सब एक है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने परिवार का अपने उसमें अगर मेल जोल हमारा होता है तो उसमें हमारी शादी कर देना। हाँ ब्राह्मणों के दूसरे वर्ग में अगर अच्छा लड़का मिलता है तो उनको भी देखना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है। गीता शर्मा जी एडवोकेट है। गीता जी आइए। चित्रा जी नहीं बोल पाई। हाँ अनम्यूट कर लीजिए गीता जी। बहनों जो भी बोलना चाहती है थम्स अप कर दीजिए, मुझे इधर से पता लग जाएगा। हाँ गीता जी, चित्रा जी अगर लाइन पर हो। चित्रा जी, रेखा जी आप बोलना चाहती हैं? रेखा जी। जी मैम। हाँ मैं बोल रही थी कि हम युवक युवती परिचय सम्मेलन करवाते, लेकिन आजकल रेखा जोशी बूंदी से है ना? बूंदी से। जी मैम, मैं रेखा जोशी बोल रही हूँ बूंदी से। अति महत्वाकांक्षाएं बच्चों की बहुत बढ़ गई है और इन महत्वाकांक्षाओं के बढ़ते चलते ही बच्चों की शादियों में देरी हो रही है। तो ये है कि सारे फैक्टर तो आपको मिल नहीं सकते कि आप एज भी देखें। एज ग्रुप आपका 20 से 25 तक ही रहना चाहिए। अब आजकल बच्चे अपने कि नहीं हम जॉब करेंगे, ये करेंगे, अभी जॉब लग जाती है तो अभी बच्चे की नहीं अभी हम सेटल हो जाएं, 2-5 साल निकाल देते हैं। तो ये नहीं सोचते, एक तो पेरेंट्स को ही बच्चों को समझाना चाहिए कि समय पर शादी हो जाएगी। आपका कैरियर एक टाइम होता है, बन जाता है, जॉब लगे उसके बाद आपको सोचने का कोई मतलब नहीं है।
और अगले जहाँ आपकी शादी हो रही है वो भी आपको, जहाँ आप शादी करें वो भी सक्षम है। और एक इतने सारे ब्राह्मण ग्रुप बने हुए हैं, सर्व ब्राह्मण समाज के अपने इतने ग्रुप बने हुए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को उन ग्रुप से जुड़ जाना चाहिए, ताकि क्योंकि अभी अपन कोरोना काल में हर जगह जाके नहीं देख सकते, नहीं मिल सकते। जब आपकी सारी बातें फिक्स हो जाती है तो आप एक बार मिल सकते हैं, वरना अभी ग्रुप पे ही देखकर आप निश्चित कर सकते हैं। ग्रुप पे आपको जो भी बातें मिलानी है आप वीडियो कॉलिंग करके ये करके, पर समाज इतना बड़ा है, सर्व ब्राह्मण समाज हमारे इतने ब्राह्मण हैं, तो आप किसी भी ब्राह्मण में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने ही, ऐसा नहीं है कि आप अपने ही ब्राह्मण में देखें, हम सब एक हैं। तो और इतने सारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी है, सर्व ब्राह्मण समाज के ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं। तो आप, मैं यही कहना चाहती हूँ सब पेरेंट्स से कि ग्रुप से जुड़ जाइए, और आपको लगता है कि आपके स्तर के बराबर आपको जैसा भी लड़का चाहिए वो आपको वहां मिल जाएगा, आप उसमें सारा बायोडाटा देख लीजिए और उसके बाद आपको कॉल करके देख लीजिए। आप उस जो भी आपको लगता है कि आपके लायक है, आप वहां पर कॉल करके देख लीजिए। आप एक दो बात करेंगे और आपकी बात आगे बढ़ जाती है। क्योंकि मैंने अपने बेटे की शादी की है, मैंने अपने बेटे की शादी करी है, मैं बच्चों के लिए कहीं देखने नहीं गई, और बेटे टेलीग्राम ग्रुप से लड़कियां देखते रहे, और जो भी आपको लगा कि नहीं ये हमारे बेटे के लिए फिट बैठती है, हमने उन जगह सब जगह बात करी, और ये काम बहुत आसानी से हो गया। ऐसे नहीं कि बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। और बेटी के लिए भी मैं यही कर रही हूँ कि हर ग्रुप में कम से कम 50-60 लड़के या लड़कियां जो भी चाहिए आपको रोज आ रहे हैं, आप उनको एक बार ध्यान से देखो, और आपको 2-4 रोज सिलेक्शन हो जाता है। आप वहां बात करिए, जब आप वहां बात करेंगे तो आपको कहीं जगह तो आपके मन मिल जाते हैं बात करने में। सही है, आप परिवारों का मिलन होता है। हाँ, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप, हाँ, और हम ये लोग यही कर रहे हैं। अभी मेरी बेटी भी शादी के लायक है और वो IBM में जॉब कर रही है, पर यही है कि हम ब्राह्मण समाज के सारे ग्रुप से जुड़ रहे हैं। हम डेली बच्चों के जो बायोडेटास आते हैं उनको डेली देखते हैं, कुछ मेरे हस्बैंड देख लेते हैं, कुछ मैं देख लेती हूँ, और फिर हमें जो जो लगता है उनको हम एक पे नोट कर लेते हैं, और फिर हम लोग वहां बात करते हैं। फिर हम उनसे पूछ लेते हैं आपको किस तरह की चाहिए, और वो भी हमसे पूछ लेते हैं कि हमें क्या है। बहुत अच्छा, इस तरह से भी हम आगे बढ़ सकते हैं, ताकि बच्चों की एज न बढ़ाए, समय पर शादियां होना बहुत जरूरी है। भूमिका महत्वपूर्ण आप बता रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, और इस कोरोना काल में तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। ये मैं कहना चाहती हूँ। और बच्चे अति महत्वाकांक्षी नहीं बने, क्योंकि देरी करना कोई वो नहीं है। आगे भी आपको देखना है, आगे आपके छोटे भाई बहनी है, अगर स्टार्टिंग स्टेप पर ही देरी होती है तो फिर देरी होती जाएगी। और सारे फैक्टर नहीं देखें, सारे फैक्टर देखना जरूरी नहीं है। जो मूल समस्या है, जो मूल गुण है, केवल वही देखें और बात को आगे बढ़ाए, ताकि सभी बच्चे समय पर शादी हो सके। सभी बच्चों को ये भी ध्यान रखना है कि हमें हर बात नहीं देखनी है, लड़की से बात करनी है, लड़कों से बात करो, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें जिनको इग्नोर भी करना चाहिए, एडजस्टमेंट भी करना, मेरा सभी बच्चों से एडजस्टमेंट करना चाहिए, सामंजस्य बिठाना चाहिए, हर छोटी छोटी बात को लेकर इशू नहीं बनाना चाहिए, और ग्रुप में जरूर जाए ताकि आपका जल्दी से जल्दी विवाह हो। ये मेरा, मैं तो इसी तरह करती हूँ, और मेरे दोनों बच्चों की शादी इसी तरह होगी। बेटी की तो हो गई, बहू भी बहुत सुशील मिली है, बहुत अच्छी है। आपको बधाई। कोरोना चल रहा है इसलिए मिठाई खाने नहीं आ सकती ना। नहीं आप मिठाई नहीं खा सकते। तो ये भिलवाड़ा हुई है, बहू बहुत अच्छी है, और इसी ग्रुप के माध्यम से हुई है। हर घर पे आइए आप जरूर, मैं सभी जगह आऊंगी बहनों। अब तक तो मैं आ जाती है, कोरोना ने इतना रोक दिया नहीं, सारे जिलों में घूम लेती हूँ। आपको जरूर पधारना है, घर आना है, सब बहनों को भी लाना है जो आपके साथ है जयपुर में। जी हमारे बीच में बहन स्नेहा जी बोलना चाह रही हैं। बहन स्नेहा तो नहीं है, आप बोलिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए आप। कौन है? साफ नहीं आ रहा वीडियो? नहीं आ रहा है, बहन बोलिए, आप अपना परिचय करिए, परिचय दीजिए, अनम्यूट करिए। ये मेरे ख्याल से प्रीति जी हैं क्या ब्यावर से? क्या? हेलो, आपका माइक अनम्यूट करिए, आपका माइक अनम्यूट करिए। आवाज नहीं जा रही क्या? नहीं, आवाज नहीं जा रही, कोई बात नहीं। हाँ, तब तक गीता जी आ गए क्या? गीता जी, चित्रा जी, गीता जी कोई आए? और कौन?
नहीं बुलवाया, गिरीश जी नहीं बोले। गिरीश जी बोलिए भैया। हाँ जी, नमस्कार मैम, जय श्री कृष्णा, जय परशुराम। हाँ जय परशुराम जी। बहुत आपका अच्छा परिचय काम। दीजिए, परिचय दीजिए सबको आपका। गिरीश शर्मा ब्यावर से जी। सनोप चंद शर्मा जी जी मैम। जी बोले। हाँ बोलिए। तो आप ही बोलिए। नहीं बोलिए बोलिए। बहुत अच्छा काम। आवाज में कोई दिक्कत? आवाज, हाँ आवाज नहीं आ रही है आपकी, कोई कट हो रही है आवाज, आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, थोड़ा मौसम का भी हो रहा है, आज बारिश वगैरह है। और जो भी बोलना चाहे थम्स अप करिए प्लीज। और कौन? ये बहन बोल नहीं पाई, बोलना चाहती थी। कर लेंगे। हाँ बहनों, जो भी बोलना चाहती है प्लीज थम्स अप करिए। हाँ बोलिए ना। अरे वाह, आप मेरे सामने ही है। बोलिए विजयलक्ष्मी जी, बोलिए। अनम्यूट करिए, माइक खोलिए। हाँ आ रही दीदी आवाज? आ रही है, हाँ बोलिए। आ रही है दीदी। सबसे पहले मैं एक कहना चाहती हूँ, अपन जो भी मिलते हैं ना तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऐसा कुछ नहीं, जय परशुराम बोलना चाहिए। अपनी पहचान है। विजयलक्ष्मी जी, मैं तो आपको जानती हूँ, सबको परिचय दीजिए। आप कौन और कहाँ से बोल रही हैं? मैं बताइए। अजमेर शहर के अध्यक्ष हूँ, विजयलक्ष्मी पारासर। ये बात मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये बताओ। और एक बात और बता दूं मैं बीच में, एक मिनट। जब मैं अध्यक्ष बनी थी, मुझे पंडित जी ने अध्यक्ष बनाया था, सबसे पहले विजयलक्ष्मी जी का फोन आया था और मैं बहुत डर गई थी। मैं डर इसलिए गई थी, मुझे बहनों से बात करने का अनुभव नहीं था। ये बोली मैं तो आपके घर अभी आ रही हूँ। मैंने कहा अभी मत आइए, मैं घर पर नहीं हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं चली गई। ये सब बहुत एक्टिव है। जी बोलिए। जी मैं कांग्रेस से बिलोंग करती हूँ, अध्यक्ष कांग्रेस के नेता है और पारासर समाज की राष्ट्रीय संयोजिका हूँ। जी हाँ। और मुझे ब्राह्मणों की मदद करने में, अपने विप्र बंधुओं की मदद करने में, बहनों की मदद करने में बड़ा गर्व होता है जी। और सभी बहनों भाइयों से ये कहूंगी कि आप है ना जय परशुराम ही बोले, अपनी पहचान है। अपने कोई पास में खड़ा है, अपन जय परशुराम बोलेंगे तो ये ब्राह्मण है, तो अपने को क्या अगले सामने वालों को मिलता है कि ये ब्राह्मण मजबूत है, ऐसे नहीं है। और बहुत अच्छा, और ये बात और ये समझ, और सभी पेरेंट्स को ये बताती हूँ मैं कि अपने को लड़की लेनी है या लड़की देनी है तो दहेज वालों को तो बात ही नहीं करनी है, रुपया नारियल की बात करनी है। भाई हमें कुछ नहीं चाहिए। आज मैंने, आवाज आ रही दीदी? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। तो मैंने, आज मेरे भी 2 बेटे हैं, 3 बेटों की शादी कर दी मैंने। एक बेटी मेरे लेक्चरर है, एडवोकेट है। एक ने कुछ किया लेकिन वो सर्विस नहीं कर रही है। उसके लिए मैं बहुत घूमी थी, लेकिन वो लड़का मेरे को अजमेर में ही मिला, बिजनेसमैन मिला। तो उन्होंने क्या कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें लड़की चाहिए, रुपया नारियल नहीं चाहिए। अगर अपन देवे तो खुशी से लो, बाकी का मांग तो करनी नहीं चाहिए। बस यही कहूंगी। और अपने सारे समाज, सारे विप्र समाज में एक दूसरे, जरूरी नहीं कि आज पारासर जी कहते हैं पारासर जी पारासर में करो, नहीं, अपन सब ब्राह्मण है, एक है, अपने को लड़का सुविधा से मिल जाएगा। सभी और इनकी 3 बेटियां हैं, एक एडवोकेट, और तीनों को इन्होंने पढ़ा लिखा के बोल्ड बनाया, ये खास बात है ना? जी दीदी का आशीर्वाद भी यार, दीदी का देखो साथ मिलना। दीदी मतलब दीदी से मुझे बड़ा गर्व होता है दीदी पे, कि दीदी आज बबीता जी हमारे साथ में नहीं है, जयपुर से बबीता जी भी है, वो भी बबीता जी की कुछ प्रॉब्लम है, वो नहीं आ पाएंगी। दीदी हमें ऑल इंडिया फेडरेशन मीटिंग में दीदी शुक्रता लेके गए हम। बिल्कुल, ऑल इंडिया फेडरेशन की मीटिंग में हम गए तो उनसे बांग्लादेश वाला इंग्लिश में बोलने लगा, बोले भाई तू इंग्लिश में मत बोल मुझसे। तो फिर ना अब भी कहीं जाएंगे तो दीदी के साथ ही रहेंगे, दीदी का साथ रहे। आज दीदी ने ब्राह्मणी का काम किया, अपनी PDF निकाली, अभी पत्रिका निकल रही है, बहुत अच्छा काम किया, आज तक किसी ने नहीं किया। आज महिला प्रकोष्ठ में दीदी ने किया, दीदी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सबको जय परशुराम। आपके सहयोग से चल रहा है। जय परशुराम। हमारे पीछे भाई अखिलेश जी अखिलेश जी शर्मा आए हुए हैं, उनकी पत्नी प्रिंसिपल हैं सीमा जी। अखिलेश जी, सीमा जी बोले प्लीज। भाई साहब अनम्यूट। नमस्ते नमस्ते। हाँ जय परशुराम। आवाज आ रही है ना मैडम? आ रही है, हाँ बिल्कुल, आवाज फोटो दोनों आ रही है। जी बोले भाई साहब। दीदी मैंने देखा कि जो लेट उम्र बच्चों की जो ज्यादा एज होती जा रही है ना, उसके लिए पेरेंट्स बहुत ज्यादा जिम्मेवार है। पेरेंट्स जिम्मेदार, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी मैंने मेरे बेटे का उसने डाला, तो बेटा 25 साल का है, तो बीटेक किया उसने, SBI में डिप्टी मैनेजर है। हाँ। तो एक लड़की सिर्फ श्रेयांश जिसकी 20 साल की उम्र है, उससे नीचे किसी भी पेरेंट्स ने नहीं डाला। तो हम पेरेंट्स ये सोचते हैं कि 25 साल तो कोई उम्र ही नहीं है शादी की आजकल। हाँ, आजकल सारे ये विचार हो गए ऐसे। तो धीरे धीरे 25 की 27 होती है, 27 की 30 हो जाती है। बिल्कुल। और 32 साल के बाद तो दिक्कत होने लगती है। धीरे धीरे एज बढ़ती जाती है और हमें पता ही नहीं चलता है समय कब निकल गया। जी आप सही कह रहे हैं। मेरी दादी जी की मैरिज हुई थी 13 साल की एज में। बिल्कुल। मेरी मदर की मैरिज हुई थी 15 साल की एज में। बिल्कुल। सीमा मेरे साथ रहती है, 22 साल की भी नहीं थी तब से मेरे साथ है। तभी तो ये मानती है कहना आपका। अगर 32 साल की आती तो नहीं मानती, लड़ती। ये सबसे बड़ी नाबालिग शादी हुई है। जैसे जैसे बच्ची की एज बढ़ती जाती है, और डिमांड बढ़ती जाती है, स्पेसिफिकेशन बढ़ते जाते हैं, हमें ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा चाहिए। और ये तो भाई साहब बहुत तारीफ की बात है, सीमा जी प्रिंसिपल होती हुई भी आपका कहना मानती है, ये तो इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। नहीं, तो प्रिंसिपल मुझे इन्होंने ही बनाया। अरे वाह, अच्छी बात कही आपने। वाह 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 वाह। मैं MSc प्रीवियस में ही थी तब मेरी शादी हो गई थी। हाँ, इससे सबक लेना चाहिए लोगों को। हाँ, तो MSc शादी के बाद भी हो सकता है। जी शादी के बाद बहुत पढ़ाई की और वो सब इन्होंने ही करवाई, और मेरी मदर इन लॉ ने, फादर इन लॉ ने बहुत सहयोग किया। उनकी वजह से कि तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ना ही है। MSc फाइनल मैंने बाद में किया, B.Ed किया, M.Ed किया, RPSC फाइट किया, फिर पहले लेक्चरशिप की, फिर उसके बाद अभी प्रमोशन 6 साल से प्रिंसिपल भी हूँ। तो सब कुछ परिवार का सहयोग होता है, सपोर्ट होता है, तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। तो ये मानना चाहिए, इसमें उम्र कहीं कोई बाधा नहीं बनती है कि ये सोचें कि पहले तो हम पढ़ाई कर लें, फिर पहले हम अपना करियर बना लें, तो और फिर उसके बाद शादी करेंगे। तो करियर की कोई उम्र नहीं है। किसी का करियर तो 22 साल में भी बन जाता है, किसी का 25 में, किसी का 30 में। तो वो चीज नहीं देख के एक शादी की अगर उम्र शुरू हो जाती है तो जो कि दे रखी है वहीं से सोचना शुरू कर देना चाहिए, पेरेंट्स को भी और बच्चों में भी थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे एकदम जल्दी तो नहीं कर सकते विचार डेवलप करने, लेकिन हाँ भाई लड़की है तो 24-25 साल में तो ज्यादातर बच्चों का, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, करियर बन ही है। तो उस बारे में सोचना शुरू करना चाहिए, तब तक सोचते ही नहीं है। बड़े वाले बेटे की शादी तब भी हम देखते थे कि मतलब लोग, हम बात करते थे कहीं पे तो कहते थे अभी तो हमने सोचा ही नहीं, तो फिर ये सोचा, तो सोचो टाइम पे, ताकि टाइम पे रिश्ता हो जाए और टाइम पे उनकी फैमिली लाइफ सेट हो जाए। जो अर्ली मैरिज लॉन्ग टर्म चलती है, ये भी है। हाँ, आप कोई परिचय भी देना चाह रहे थे ना किसी बच्ची का? हाँ, वो अभी है नहीं वही बेटा है मितुल शर्मा। अच्छा, SBI में है, अभी डिप्टी मैनेजर है। तो 25 साल का है, उसी की बात कर रहे थे अभी साहब कि 25 हमने अभी से सोच लिया। तो आपने मुझे बायोडेटा भेजा हुआ है ना, बेटे का बायोडेटा आपने मुझे दिया हुआ है, ठीक है, मैं उसे दे दूंगी। पत्रिका में दे दूंगी। एज की कोई आई नहीं है लड़की। जितने भी बायोडेटा आप लोगों ने भेजे हैं अभी 5 जुलाई के अंक में मैं उन सबको दे दूंगी। मॉडल नहीं आया अभी। जी, अब और कौन? निर्मला जी बोलना चाह रही है अजमेर से? निर्मला जी, बहन निर्मला जी कुछ कहना चाह रही है? दीदी मैं भी बोलना चाहती हूँ। अरुणा जी बिल्कुल, बोलिए। मैं भी कहना चाहती हूँ कि इतने सारे सुझाव आए हैं। हाँ जी, जय परशुराम। जय परशुराम जी। हाँ, इतने सारे सुझाव आए हैं। मैं अपना ही बताती हूँ कि मेरी शादी 15 साल में हो गई थी और मैं 40 साल में सासू माँ बन गई थी।
तो आज बच्चे भी सुखी हैं, बच्चे ने बीटेक किया, बी किया, सब पढ़ लिख के वो आज वो दोनों सेटल्ड हैं। और सब तो आने वाला समय जो है जी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, आपकी आवाज कट गई। हाँ 1 मिनट ना, जरा मेरा फोन आ रहा था दूसरा। हाँ जी बोलिए। तो जो बच्चे आगे की अपनी गृहस्थी कैसे बनाएंगे, अगर वो 35 साल में शादी करेंगे तो 40 साल के बाद सृष्टि का निर्माण वो कैसे करेंगे, आने वाली अपनी गृहस्थी का निर्माण कैसे करेंगे। ये साइंटिफिक रीजन बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है हमारे सामने कि अगर बच्चे 35 में शादी कर रहे हैं तो बच्चे पैदा करने में वो कैपेसिटी नहीं रहेगी। हमारी जो जनरेशन है हम लोग गैप आ जाएगा, बहुत जनरेशन गैप आएगा। तो मतलब हम लोग को जल्दी शादियां करनी चाहिए। 20 और 22-25 के बीच में जो अभी बता रहे थे बहनों के इतने अच्छे अच्छे सुझाव आए हैं, बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। और इस पे हमें समाज को सोचना पड़ेगा कि हमें बहुत ज्यादा उम्र के बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आने वाली जनरेशन में गैप नहीं छोड़ सकते उसको मैं। सही, बिल्कुल सही सुझाव दिया जी। चलो भाई मैं थोड़ी देर लेटूंगी, मैं लेटी नहीं बिल्कुल। और बहन कोई कुछ कहना चाह रही हो तो मीटिंग को कंटिन्यू करें या समाप्त करें? बहनों कोई कुछ कहना चाहती हैं और अपना थम्स अप कर दीजिए, कोई अगर बोलने से परिचय से रह गई हो तो। बहन कोई भी बहन या भाई रह गए हो? आशा जी कुछ, आशा जी बोल चुके हैं। नमस्ते मैम, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। मैं जी कहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। नमस्ते। जी बोले। और ये एक बहुत ही अच्छा जी। दादी मेरा एम्बुलेंस टूट गया, मेरा एम्बुलेंस टूट गया। नहीं हो पा रहा, वो दिक्कत है। आपका, हाँ बोलिए, आपकी आवाज जा रही है आशा जी? नहीं। अच्छा, क्या मीटिंग समाप्त कर दें? और कोई कुछ कहना चाहते हो तो बहनों मीटिंग समाप्त कर दें? कहना चाहती हैं? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, जो भी कहा बोलिए। हम सब जिन्होंने करा। हाँ बिल्कुल, आइए, आपका परिचय भी दीजिए। स्नेहा है क्या ये? जी बोले। कहाँ फोटो दी? हाँ बोलिए, माइक खोल लीजिए, आपका अनम्यूट कर लीजिए। जी बताइए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। मैम आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है। पहले बार आपको देख रही हूँ तो मुझे बहुत खुश हो रही। राधे कृष्णा सभी को। कौन बोल रही है? मैम पहले बार देखा। हाँ मैं अजमेर से बोल रही हूँ, स्वाति। हेलो स्वाति, पहली बार। हाँ हाँ स्वाति तिवारी। यस मैम। मैम पहले बार तो मैं आपको देख रही हूँ तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ। बाकी सभी को राधे कृष्णा। और मैम मैं पहले तो, एक तो जो डॉटर है मेरी वो पेंटिंग कंपटीशन में सेकंड पोजीशन आई है ना, तो मैं उससे मिलाना चाह रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो बेटा वर्तिका, बहुत अच्छी पेंटिंग करी आपने। और आपने डांस भी बहुत अच्छा किया था पिछली बार, बहुत बढ़िया डांस। मम्मी से सीखा है ना, मम्मी बहुत अच्छा डांस करती है। नहीं स्वाति जी बहुत अच्छी डांसर है। हाँ बिल्कुल। हाँ थैंक यू मैम। मैम सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे आपको देख के हो रही है आज, क्योंकि हमेशा हम बात करते हैं, केवल आपको देखने की आज मीटिंग ज्वाइन करी है मैंने। ताकि मुझे मीटिंग जब से मैं देख रही हूँ मुझे अच्छा लग रहा है। और मैंने अपने भांजे का रिज्यूम भी डाला था इसमें परिचय सम्मेलन में। एक्चुअली वो बूंदी रहता है तो मैंने इस पे बात नहीं कर रही हूँ वो। और अजमेर जयपुर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे पोस्ट पे है वो। तो जैसा भी आप लोगों को लगता है तो आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। जरूर, मैं वो सारे जितने रिज्यूम आपने डाले मैं पत्रिका में भी डाल देती हूँ ताकि जो लोग नहीं आ पाए आज उनको पता लगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ये मीटिंग काफी अच्छी लगी, मैंने पहले बार ही ज्वाइन किया है। पहले तो आज मुझे आपको देखना था इसलिए मुझे ज्वाइन किया, बाकी सब लोगों को देखा मुझे अच्छा लगा। मैं आगे भी जुड़ी रहूंगी इस मीटिंग से। थैंक यू। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। और कोई बहन कहना चाहती है कुछ? और कोई? दीदी मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए।
हाँ दीदी, मैं एक तो ये बोल रही थी कि जो आपने रखा कि भाई अपने सर्व ब्राह्मण में होना चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो सर्व ब्राह्मण में करना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि अगर अपन सोचे गोड़ गोड़ में करे, ऐसा नाट्य करे, ऐसा कुछ हो, तो वो नहीं पॉसिबल होगा। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इसके लिए आप सबको ही प्रेरित करें कि भाई ये दिमाग से निकाल दें कि भाई अपने को इसमें करना है या उसमें ही करना है, ऐसा। और सेकंड ये कि जैसा अपन सोचते हैं कि सबकी उम्र ज्यादा होती है, ये होती है पढ़ाई का, वो जो सब लोगों ने बताया, तो उसमें ये होना चाहिए कि आगे पेरेंट्स को ये देना चाहिए कि कोई भी अपने बहू आ रही है तो उसको बेटी समझ के आगे पढ़ाए, क्योंकि हर फैमिली में दीदी ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि चलो अब मैरिज हो गई, अब ये है गृहस्थी संभालो, वो करो। तो इसके लिए थोड़ा अपन जैसों को चेंज होना पड़ेगा, ये एक सबसे जरूरी चीज है। जब तक अपन लोग बड़े चेंज नहीं होंगे तो अपन बच्चों को कैसे इतना चेंज कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए मेरी तो यही राय है कि पहले अपनी एज चेंज हो, अपन लोग पेरेंट्स चेंज हो, कहने का मतलब खाली अपन बच्चों को, क्योंकि बच्चों तो आजकल इतने सॉफ्ट है कि थोड़ा सा कह दो तो वो हो जाता है, उनको दिल से लगा लेते हैं। ये चीज तो मैंने अक्सर कर हर बच्चे में देखती है, हर बहू बेटी जो भी किसी की है। तो इसके लिए कि थोड़ा सा अपने को पेरेंट्स को भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, अपनी मेंटेलिटी भी चेंज करनी चाहिए कि उनको थोड़ा सा, कोई भी किसी की बहू आती है तो उसको बेटी समझ के हर चीज बताई जाए। उसको भाई आगे जॉब भी करना है या पढ़ाई करनी है, जैसा भी है, तो थोड़ा सा तरीके से समझाएं, एकदम एक प्रेशराइज करके नहीं समझाना चाहिए अपने को। तो ये मेरा थोड़ा सा है कि सब लोग इस चीज पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि अपन खाली बच्चों पे नहीं छोड़ सकते, ये चीज अपने लिए ज्यादा जरूरी है। और दूसरी में वो शेफाली अजमेर से आएंगी, तो आप शेफाली आई है। हाँ, वो बोल रही थी, वो थोड़ा सा एकदम हिचकिचा रही है, तो मैंने उससे 2 बार कॉल किया, तो आप बोल दीजिए वो अपने शेफाली हाँ अजमेर से शेफाली, आप बोल दीजिए वो आ जाएगी फिर, है ना। अच्छा शेफाली जी, हाँ आइए शेफाली जी। ये अभी हमारी नई मेंबर बनी है ब्राह्मणी की शेफाली, और स्कूल चलाती हैं, अनमेरिड है, भाई बहन दोनों, और इनके पेरेंट्स नहीं है, और बड़े ये टैलेंटेड हैं दोनों भाई बहन। शेफाली जी आइए। ये पहले अपने भाई के लिए चिंतित हैं, बिल्कुल, और मैं इनके लिए चिंतित हूँ कि दोनों की ही शादी होनी चाहिए। सही है भाई। इनकी मम्मी जो है वो अभी कोरोना में खत्म हो गई, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि मैं हूँ अब इनकी मम्मी। शेफाली जी। और मैं इनकी मौसी। अच्छा वेरी गुड। जी बोले। हाँ आप अनम्यूट हो जाइए, आवाज नहीं आ रही जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। आई नहीं आई शेफाली जी, नहीं आ रही आवाज, आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रॉब्लम आपकी वॉइस में आप तो अभी काफी यंग हैं और बहुत बड़ा काम कर रही है स्कूल चला के। भैया आए हैं साथ में आपके? भैया हैं? नहीं है। अच्छा मैंने आपका रिज्यूम डाला है, पत्रिका में दे दूंगी आप भैया का, आपका भी भेज दीजिए। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं सुन पाए। मैंने सॉरी, आवाज नहीं आ पा रही है इनकी, नहीं आ पा रही। हाँ कोई बात नहीं, हम फोन पे बात करेंगे, फोन पे बात करेंगे। और कोई बहन कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई भी बहन थम्स अप कर दीजिए प्लीज। नहीं सब लोग। बहनों आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, और आप सब जो लोगों ने जो सुझाव दिए, और सबसे खुशी की बात यह है कि आप लोग तो खैर आए, आपका प्यार और स्नेह। पंडित जी हमारे बीच में आए, क्योंकि हम सम्मेलन नहीं कर पाए थे, तो मैं ये न्यूज बना के भेजूंगी आपको सारी। आप लोगों ने जो सुझाव दिया है वो, पंडित जी ने हमको आशीर्वाद दिया वो, और मैं ये मान के चलती हूँ कि मेरी जो बहनों की टीम है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है। सारे राजस्थान में इसको छपवाइए, और महिला प्रकोष्ठ बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी वजह से, बहनों की वजह से, आप हैं तो मैं हूँ, अकेली कोई महिला या कोई अध्यक्ष कुछ नहीं कर सकती। शुरू के दिन से आप लोगों ने जो मेरा साथ दिया, उसकी वजह से ये इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा संगठन बना है।
मैं आप सब लोगों की दिल से, तहे दिल से आभारी हूँ। आप आई, पधारी, आप अपने विचार रखें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। मीटिंग खत्म करते हैं। नमस्कार। जय परशुराम जी। नमस्कार।